हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर जो आपकी 70 प्लस की एक बुक आई है घटना चक्र की तरफ से, वो मैं करवा रहा हूँ। इससे पहले हमने हिस्ट्री का करवा दिया है, नीचे लिंक दिया गया है। हिस्ट्री का अगर जिसको पूरा करना होगा वो लोग जाकर कर सकते हैं। ये देखिए, ये बुक किस लिए आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि शार्ट नोट्स नहीं बना पाते, बहुत सोच के भी नहीं बना पाते कि शार्ट नोट्स किस तरह के बनाना है। ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है जिनको शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। ये आपका शॉर्ट नोट्स ही होता है। जैसे लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको नोट कर लेते हैं, उनको बाद में पेपर के टाइम पढ़ते हैं। बस जस्ट ही वैसे ही ये बुक आई है मार्केट में। यहाँ पर हर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है इस बुक में रख दिया गया है। इस बुक को मैं रिकमेंड करूंगा, आप खुद पढ़ लीजिए या कहीं से पढ़ लीजिए, मेरे द्वारा पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए। दरअसल इस बुक में आपका पूरा टोटल रिवीजन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आंसर अगर आप कहीं देखेंगे तो वो सिर्फ वहीं पर उसी टॉपिक का रिवीजन होगा। यहाँ पर इसी आप वीडियो में पूरा रिवीजन एक बार कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हमारा पॉलिटी पूरा रिवीजन हो गया है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको पूरा पढ़ाने वाला ही सिर्फ नहीं हूँ, उसको याद भी करवाने वाला हूँ। जैसे आपने हिस्ट्री देखा है, लगभग बहुत से पॉइंट हमने याद भी करवा दिया है ट्रिक के माध्यम से। तो चलते हैं, यहाँ भी हम पॉलिटी अभी खत्म कर देते हैं, तो हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन में हम पूरी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब कुछ यहाँ पर हम मतलब एंड कर देंगे। ठीक है, तो आप बार बार आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, पीडीएफ के लिए ज्यादा मत परेशान हुआ करिए, क्योंकि पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, फिर उसको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप वीडियो देख लेंगे, 2 की स्पीड में कर लेंगे, फिर देखेंगे तो आपका वो खत्म ही हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा इनिशिएटिव तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है इसी फॉर्मेट आएगा। जो भी आपका दिया रहता है उसको हमने स्क्रीन शॉट के ऐसे रख दिया है। इसमें इस टाइप के इसलिए रखा हूं ताकि यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूं और बता भी सकूं ये क्यों आया है, कैसे आया है, और कुछ ट्रिक भी बता सकूं। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पढ़ना है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं वो पेपर में आ जाता है, पूछ लेता है, तो उनके अध्यक्ष। अब देखिए एक ही जगह ये आपको मिल गया, रिवीजन हो गया एक जगह। अब देखिए हम इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या थोड़ा सा आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पर दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ये दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, आप इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होंगे, भीमराव अम्बेडकर जी में नहीं कंफ्यूज होंगे। उनका सिर्फ प्रारूप समिति है तो वो सबको पता रहता है। तो यहाँ पर जहां पर आप संघ वर्ड देखें, याद रख लेंगे, जहां पर आप संघ वर्ड देखें वहां पर जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। ठीक है, जहां पर संघ वर्ड देखें वहां जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। और प्रांत वाले में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि प्रांतों को ही उन्होंने मर्ज किया था अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे संघ शक्ति समिति, यहाँ लिखा गया ना संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए संघ आ गया, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ भी लिखा संघीय लिखा गया है, संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू हो गया, 3 लोग हो गए। तो ये संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। तो संघ संघ आ गया तो जवाहरलाल नेहरू। तो इसीलिए मैं कहा हूं जहां आ जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये याद रख लेंगे वर्ड। अब देखिए यहाँ पर कौन सा, अब यहाँ पर देखिए एक ये वाला वर्ड याद रखेंगे, राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए समिति क्या है, जवाहरलाल नेहरू, ये याद रख लेंगे। और बस अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखा गया, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। तो ये दोनों वर्ड याद रख लेंगे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अलग अलग सबका याद करेंगे तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। तो प्रांतीय संविधान समिति, जहां प्रांत आ जाएगा वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, तो ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति कौन है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यही जो मौलिक अधिकार और ये है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, उसी की उप समिति बनी है। देखिए लिखा गया परामर्श समिति की, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, तो वो कौन होंगे, जेबी कृपलानी और केपी जेबी कृपलानी और एच सी मुखर्जी, याद रखेंगे, जेबी कृपलानी और एच सी मुखर्जी। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना होगा। पहले आप क्या याद रख लेंगे,
मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की परामर्श समिति। तो यहाँ लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, यहाँ लिखेंगे मौलिक अधिकारों, ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं, ठीक है, मैं याद देखिए करवाऊंगा, इसे पढ़ना नहीं है तो पढ़ना तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, एवं अल्पसंख्यकों की, ठीक है, संख्यकों की। देखिए यहाँ पर परामर्श समिति लिखा गया है ना, तो ये याद रख लेंगे, परामर्श समिति, परामर्श समिति, ये कौन से होंगे, तो ये याद रख लेंगे, ये अल्पसंख्यकों की संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उसी में दो पार्ट में आप कर लीजिएगा, मौलिक अधिकार की उप समिति जेबी कृपलानी कर लीजिएगा। जब मौलिक अधिकार वाला आ जाएगा तो इसमें मौलिक अधिकार की जो उप समिति होगी, इसकी उप समिति कौन आ जाएंगे, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों की उप समिति कौन आ जाएगा, एच.सी. मुखर्जी। ये दो तीनों एक साथ याद करेंगे, मेरी बात मानेंगे, यही तीनों एक साथ कहेगा आपका, जब दोनों एक साथ में रहे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वर्ड एक साथ रहे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाएंगे। अब जब उप समिति आ जाए, चाहे मौलिक अधिकार की चाहे अल्पसंख्यक की उप समिति आ जाए, तो वहां जेबी कृपलानी करेंगे मौलिक अधिकार में, और अल्पसंख्यक में एच.सी. मुखर्जी करेंगे। ये हो गया। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बताना नहीं है, ये इतना याद हो गया। प्रांतीय वर्ड से तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रख लेंगे, बस इतना तो आपको याद हो गया होगा। कहां पर अल्पसंख्यक, ये इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। संघ जवाहरलाल नेहरू, संघीय जवाहरलाल नेहरू, प्रांत से सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब यहाँ पर मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों आ गया। अब मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उप समिति में अगर मौलिक अधिकार पूछे जेबी कृपलानी बताएंगे, अल्पसंख्यक की उप समिति पूछे एच.सी. मुखर्जी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रक्रिया विषयक नियमों की संबंधित समिति, प्रक्रिया विषयक, यहाँ लिखा क्या गया है, प्रक्रिया विषयक संबंधों की। तो प्रक्रिया विषयक संबंधों की समिति क्या बताएंगे आप, यहाँ देखिए प्रक्रिया विषयक संबंधों की राज्य समिति। तो ये कौन सा है, ये है, ये जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। हमेशा सिर्फ यहीं पर एक राज्य के लिए पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू जी का, और उनका संघ ही रहता है। तो राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू हुआ। अब देखिए संचालन, स्टीयरिंग समिति राजेंद्र प्रसाद, कई बार पूछा जाता है स्टीयरिंग समिति किससे है, तो स्टीयरिंग समिति क्या है, राजेंद्र प्रसाद है स्टीयरिंग समिति। तथा तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति है, कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज संबंधी कौन है समिति, ये राजेंद्र प्रसाद है। तो राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य ऑर्डर ऑफ बिजनेस के.एम. मुंशी होंगे, याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, जैसे मुंशी होते हैं ना, तो बिजनेस को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर मतलब आपका कोई भी बिजनेस होता है तो ये मुंशी एक, पहले क्या कहा जाता था कि मुंशी एक रखा जाता था बिजनेस में। तो हमेशा ये याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ बिजनेस आ जाए या कार्य संचालन कर देंगे तो वहां पर मुंशी, इनका नाम भी ऐसे आ गया है यहाँ पर। तो कार्य का संचालन कौन करता, मुंशी। जैसे पहले क्या, ये जो सेठ का दुकान होता था वहां पर एक मुंशी बैठते थे, आज भी हुआ है, उनका नाम चेंज कर दिया गया है, मुंशी आज भी होते हैं। तो याद रखेंगे कार्य संचालन कौन करता है, मुंशी। तो के.एम. मुंशी याद रखेंगे, बस इतना। अब एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ध्वज पूछेगा, राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। स्टेयरिंग पूछे, ये देखिए राजेंद्र प्रसाद का दो नाम याद रखेंगे, एक स्टेयरिंग याद रखेंगे, ध्वज याद रखेंगे, बस। राज्यों जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक तो राजेंद्र प्रसाद। तीन जगह है, प्रक्रिया, संचालन और ध्वज, तीन जगह राजेंद्र प्रसाद जी का नाम याद रखेंगे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी, संचालन और ध्वज। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं, अभी देखिए हम आगे रिवीजन भी करेंगे, तो रिवीजन करते करते ऐसे याद करते हम चलेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कुल 7 सदस्य प्रारूप समिति, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं, तो ये सब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ पर क्या करा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये अगर कह रहे हैं कि, एक मिनट, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष तो याद ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सदस्य कौन है, ये गोपाल आयंगर। तो आयंगर अय्यर, ये देखिए आयंगर हो गए, अय्यर हो गए, मुंशी हो गए सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, तो ये याद रखिएगा। और एम माधव, इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कार्डों से त्याग पत्र दे दिया था। तो बी.एल. मित्र और एक लोग टी.टी. कृष्णाचारी है, 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु की जगह इन्होंने लिया। तो यहाँ पर बी.एल. मित्र जो
बीमार थे उनका स्थान लिए हैं माधव जी, और ये डीपी खेतान की मृत्यु हो गई है, इनका स्थान कौन लिए हैं, टी कृष्णाचारी। तो नाम याद रख लेंगे, सभी का नाम याद रख लेंगे। आपको 9 नाम याद रखना है। 9 नाम इसलिए याद रखना है, हो सकता है पूछ ले कौन प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित नहीं है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो 9 नाम याद रखेंगे तो आपका सही रहेगा। तो अंबेडकर जी का नाम तो याद ही रहेगा, उसमें कुछ करना नहीं है। आयंगर अय्यर, ठीक है, आयंगर अय्यर मुंशी सादुल्ला, ठीक है, तो ये याद रखिए। ये याद रखेंगे, आयंगर अय्यर, ठीक है, मुंशी सादुल्ला, ठीक है, एएमएस, ठीक है, ए आप देखिए एन माधव राम टीटी कृष्णाचारी, तो एन माधव राम टीटी एनटी, ठीक है, याद रख लेंगे। एएमएस एनटी, तो देखो आयंगर हो गया, ये अय्यर हो गया, एम मतलब मुंशी हो गया, एस माने सादुल्ला हो गया, मोहम्मद सादुल्ला, तो ये सादुल्ला ही नाम याद रखिएगा। और एन माने क्या हो गया, मतलब ये एन माधव राव, एन माने माधव राम, टी मतलब टी टी कृष्णाचारी, और एन माधव राम का स्थान, मतलब वो स्थान किसका लिए थे, बीएल मित्र का स्थान लिए थे, माधव मित्र। तो ये देखिए यहाँ माधव पढ़ लीजिएगा और मित्र से एक रिलेट करिएगा। माधव का स्थान किसने, मित्र का स्थान किसने लिया था, माधव ने लिया था। और खेतान लिखा गया, खेतान का, तो खेतान क्या लिया था, देखिए यहाँ डीपी लिखा गया ना, डीपी, तो यहाँ टीटी लिख दीजिएगा। डीपी टीटी आ रहा है, तो यहाँ पर डीपी अगर लिखा रहे वर्ड, यहाँ डीपी लिखा गया है, तो डीपी को आप क्या कर देना, टीटी कर दीजिएगा। तो डीपी को टीटी कर दीजिएगा बस। तो डीपी खेतान की मृत्यु या टीटी कृष्णाचारी लिए थे इनका, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया। आयंगर अय्यर, दो पढ़िएगा, आयंगर अय्यर, मुंशी सादुल्ला, मुंशी सादुल्ला नाम अलग अलग देखिए, दो दो याद करके चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आयंगर अय्यर एक साथ पढ़ रहा है, मुंशी सादुल्ला एक साथ पढ़ रहा। मुंशी हम कहाँ पढ़े थे, आर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी में, याद रख लेंगे ऊपर। अब माधव टीटी कृष्णाचारी, माधव को मित्र याद रख लेंगे, टीटी डीपी याद रखेंगे। बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम याद करेंगे तो मतलब जब यहाँ पर रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा, ये बताना है। अभी यहाँ बताना है क्या, यहाँ बताना है कि आपका संविधान सभा के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ तथ्य कौन कौन से हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये बताना है। तो संविधान सभा की बैठक पहली कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, याद रख लेंगे। 9 दिसंबर 1946 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी यहाँ पर। अब देखिए अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे क्या होता है, जैसे अब हमारा इलेक्शन हो जाता है जब ये एमपी वाला, तो पहली बैठक जब होती है तो वहां पर, तब उस समय जब पहली बैठक होती है तो एक अस्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया गया था, अध्यक्ष। तो वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई कौन आएंगे, राजेंद्र प्रसाद, ये हो गया। उपाध्यक्ष कौन थे, आज भी उपाध्यक्ष होते हैं, एच सी मुखर्जी। तो याद रख लेंगे उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। अब देखिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कह रहे हैं संवैधानिक सलाहकार का नाम बताइए। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार है बी एन राव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। बी एन राव बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बी एन राव, संविधान निर्माण में लगा समय कितना था, तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब 3 साल लगभग लग गया था। प्रारूप पर बहस कितना दिन चला था, 114 दिन प्रारूप पर बहस चला था। कुल व्यय कितना हुआ था, कुल व्यय हुआ था 63,96,729 रुपए, यहाँ पर क्या हुआ था, कुल व्यय हुआ था। तो ये कितना व्यय हुआ था, 63,96,729 रुपए यहाँ पर व्यय। कुल वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे, याद रखेंगे। संविधान अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। संविधान लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1995। अब देखिए अपनाया गया, लागू किया गया, अंतर होता है। 3 डेट है आपका, तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक पूछे 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कब, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।
ठीक है, तो इतना याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के समय जो अंतरिम मंत्रिमंडल थे इनके बारे में बात अगर हम करते हैं, तो ये अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन से, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनको क्या मिला था, इनको ये उपाध्यक्ष थे। विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी जितने मामले थे ये जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या थे, सूचना और प्रसारण और गृह मंत्रालय। किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास सूचना, प्रसारण और गृह मंत्रालय इन्हीं के पास थे। जैसे आज के समय गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, ऐसे सूचना प्रसारण और गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। अब देखिए, सी राजगोपालाचारी, तो ये शिक्षा इनके पास था। सी राजगोपालाचारी याद रख लेंगे, शिक्षा था इनके पास। लियाकत अली, तो लियाकत अली के याद रख लेंगे, वित्त था। लियाकत अली के पास क्या था, वित्त था लियाकत अली के पास। जोगेंद्र नाथ मंडल, मंडल, तो जोगेंद्र नाथ मंडल, तो मंडल याद रखिए, विधि याद रखेंगे, जोगेंद्र नाथ मंडल। आप एक पॉलिटी में एक वो पढ़े होंगे, केस पढ़ा, मंडल आयोग केस होता आता है ना, तो मंडल आयोग तो वो विधि से रिलेटेड है, कानून से, ऐसे याद कर लीजिएगा। जहां मंडल आ जाए वहां विधि। देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ रिलेट कर लिया करिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आसफ अली, आसफ अली ये रेल से संबंधित है। आसफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि से, अब बिहार से थे तो इनको इन सब के बारे में ज्यादा पता था, एग्रीकल्चर ये सब के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि दे दिया गया। डॉक्टर सी एच भाभा, तो सी एच भाभा कौन थे, कार्य खनन और शक्ति, इन्हीं के पास है। डॉक्टर सी एच भाभा क्या थे, कार्य खनन और शक्ति। बलदेव सिंह, देखिए बलदेव सिंह रक्षा, तो यहाँ पर बल, रक्षा में बल ही आता है, तो बलदेव, ये तो आई आई याद ही आ जाएगा। आई आई चुंदीगर, ये वाणिज्य इनके पास था। आई आई चुंदरीगर। अब्दुल रब नस्तर, संचार, डाक और वायु, याद रखिएगा, अब्दुल रब नस्तर, इसमें क्या होंगे, संचार, डाक और वायु, तो यहाँ पर 11 नंबर याद रखेंगे, अब्दुल रब नस्तर, संचार, डाक और वायु। इससे समय गजनफर अली खां, तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, याद रख लेंगे, गजनफर, गजनफर अली खान, ये किससे रिलेटेड है ना, तो गजनफर अली खान ये क्या, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और जगजीवन राम ये शरम, ठीक है, जगजीवन राम ये है शरम, तो ये याद रख लेंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन क्या थे। अब यहाँ पर किनको किनको आप याद रखना है, अब्दुल रब नस्तर को याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज होंगे, अब्दुल रब नस्तर। गजनफर अली खां का नाम याद रख लेंगे, स्वास्थ्य के यहाँ याद करना है, ठीक है, गजनफर अली खां। अब देखिए एक और अली खां, आसफ अली, ये तो रेल तो याद ही रहता है, इधर वाला याद रहता है आपको। सी एच भाभा ये भी याद रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आई आई चुंदरीगर, चुंदरीगर ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देश से ये लिए गए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब देखिए, एक ही बार में हर जगह एक, मतलब एक टॉपिक को एक ही पेज में याद कर सकते हैं। रिवीजन करने का यही तरीका होता है कि एक ही पेज में हम कितना चीजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। यहाँ क्या कह रहा है, संविधान के स्रोत में, संविधान, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत संविधान अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देशों के संविधान में निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। कौन कौन से, जैसे ब्रिटेन के संविधान से देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधि का शासन, याद रख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है कि कौन कौन सी कहाँ से लिया गया है, ये कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गया संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधि का शासन, ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन वाला कई बार अक्सर पूछता है, क्योंकि यहीं से निर्माण ही लगभग हुआ है। तो ये संसदीय, संसद देखिए, संसद वाला आ गया यहाँ पर, नागरिकता आ गया। अब देखिए ये क्या है, अमेरिका, यहाँ मत कंफ्यूज होइए, क्योंकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में एक स्टेट का होता है और एक सेंटर का होता है, तो वहाँ दो नागरिकता होती है, लेकिन यहाँ ब्रिटेन में एक नागरिकता, जैसे हमारे यहाँ भी एक द्विसदनीय प्रणाली, तो वहाँ भी दो सदन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक राज्यसभा एक लोकसभा होता है, ऐसे अपर हाउस लोअर हाउस, ऐसे वहाँ भी राज्यसभा लोकसभा होता है, एक विधि का शासन होता है। ठीक है, तो ये संसद, ये प्रणाली पर बेस ही हमारा पूरा सिस्टम है ना ब्रिटेन के।
तो ये याद रखिएगा ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का क्या याद रखेंगे? संसदीय, एकल, द्विसदनीय और विधि का शासन। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकार, मूल अधिकार अगर याद रखेंगे तो ये याद रखें मूल अधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसमें आता है? ये आप मतलब किसमें नहीं, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से पूछा गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से आती है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना कहाँ से आता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। तो ये याद रख लेंगे कौन कहाँ से आता है। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से, यहाँ एक बार मैं लिख भी देता हूँ। जब तक मैं याद नहीं करवाऊंगा तब तक मैं लेकर ऐसे ही चलूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला याद रखेंगे मूल अधिकार, मूल अधिकार याद रखेंगे। मूल अधिकार के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब न्यायिक पुनर् जुडिशियल रिव्यू जिसको बोला जाता है, न्यायिक पुनराविलोकन जिसको बोला जाता है। उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ जो अभी जयदीप धनखड़ जी हैं, उन्हीं उनका पद अभी कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ये देखिए जेडी वेंस उपराष्ट्रपति है ना वहां के अभी प्रेजेंट टाइम में। तो वहां के उपराष्ट्रपति अभी आए थे, मोदी जी से भी मिले थे, तो उपराष्ट्रपति का पद ऐसे याद कर लेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, वो देखिए राष्ट्रपति का पावर सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट कहाँ है? अमेरिका में है। तो राष्ट्रपति का जब महाभियोग हो उसी तरह हमारे यहाँ भी कर दिया गया है कि यहाँ भी राष्ट्रपति पर महाभियोग वैसे ही कर देंगे। अब देखिए उच्च और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों है, याद रखें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिएगा उच्चतम और उच्च न्यायाधीशों। तो आप एक बार पढ़िए मूल अधिकार, आंख बंद करिए और एक बार खुद से पढ़िए तो आपको जल्दी याद होगा। तो क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार पहले पढ़ेंगे, दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन पढ़ेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पढ़ेंगे, और ये उपराष्ट्रपति का पद पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग पढ़ेंगे, और उच्चतम और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाया जाना। देखिए आंख बंद करके एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, मेरी बात मानिएगा। अब देखिए यहाँ पर कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कई बार पेपर में पूछा गया है, आप पेपर प्रीवियस ईयर देखिएगा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे राज्यपाल की नियुक्त होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल नियुक्त हुई है, किसके द्वारा? तो केंद्र के द्वारा ही वो नियुक्त हुई है ना। तो ये कनाडा से लिया गया। तो कहाँ से कनाडा, कहाँ से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। संघात्मक व्यवस्था, इसी में आप कंफ्यूज होंगे कि संघात्मक हो सकता है ब्रिटेन वाला हो सकता है कनाडा वाला। संघात्मक व्यवस्था की बात करता है तो वो कनाडा वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में कनाडा वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये कहाँ से लिया गया है? ये अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र, जैसे अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, रिड्यूअल पावर जो होती हैं वो कहीं नहीं होती। अब वो नया नया कोई आ गया, मान लीजिए एआई वाला आ गया कोई शक्ति, एआई वाले कौन हैंडल करेगा? एआई जो नए नए आए हैं उनको कहाँ पे रख दिया जाए? तो वो होता है कि उसको अवशिष्ट केंद्र में ही रख दिया जाए। नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए चीजें आती रहती हैं तो वो अवशिष्ट शक्तियां हो जाती है, कहाँ पर उसको रख दिया जाए? तो रख दिया जाए उसको केंद्र में रख दिया जाए। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में, तो याद रख लेंगे यहाँ पर कनाडा के लिए क्या क्या याद रखेंगे? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति याद रखेंगे, संघात्मक व्यवस्था याद रखेंगे, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होता है, ये याद रख लेंगे। अब आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा कनाडा में से, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। जो चीज टफ रहे वही पढ़िए, अब हमेशा मूल अधिकार मत पढ़िए। मूल अधिकार तो पता ही है अमेरिका से लिया गया है, तो बार बार वो नहीं आएगा और सभी कर देंगे आएगा भी। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से है। तो राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ निर्वाचित हो रहे हैं कि वहां पर एकल संक्रमणीय मत ये सब लोग देते हैं, जो आपका जिनका ज्यादा ऐसे आता है वो क्या होते हैं? एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, मतलब जैसे 3 लोग खड़े हैं मतलब एक पद के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो यहाँ पर ये सब लोग डालेंगे वोट।
यहाँ भी फिर ठीक है, तीनों लोग को डालना पड़ेगा। ये नहीं कि एक लोग को पसंद आए एमपी को तो इनको डाल दी, इनको नहीं, सबको। अगर इनको ज्यादा पसंद आ रहा है तो इनको डालिए। एकल संक्रमण ये मत होता है जैसे तीन कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट ये है, दूसरा कैंडिडेट ये है, तीसरा कैंडिडेट ये है, तब कोई एमपी हो, मान लीजिए ये एमपी है, ये जाएगा इनको भी डालेगा, इनको भी डालेगा, इनको भी डालेगा, लेकिन ये सोचेगा कि हम हमारा फेवरेट कौन है, तो ये सोचेगा हमारा फेवरेट ये तीसरा वाला है, तो तीसरा वाला पहले डालेगा, फिर कहेगा हमारा फेवरेट दूसरा वाला है, फिर कहेगा हमारा तीसरा है। कोई और आया एमपी, कहा हमारा फेवरेट दूसरा वाला है, फिर हमारा पहला है, फिर तीसरा है, तो ऐसे होता है एकल संक्रमणीय मत में। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में मनोनीत जो सदस्य आदि होते हैं, ये तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उनका बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आयरलैंड में राष्ट्रपति से रिलेटेड दो चीजें होती हैं। एक कौन होता है, सॉरी, एक कौन होता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो राष्ट्रपति जब निर्वाचित होके आयरलैंड में आ गए, आयरलैंड से, ऐसे याद करिए, आयरलैंड से राष्ट्रपति जब निर्वाचित होके आए तो वो कहे कि अब हम राज्यसभा में दो चार लोग को रख देंगे, मतलब दो चार लोग को नहीं, 10-12 लोग को, तो ये 12 लोग को रख दिए, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा से मनोनीत सदस्य। तो ये देखिए दोनों आपका आयरलैंड से, ये याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो याद रखेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उद्देशिका की भाषा जो है, उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, वो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है उद्देशिका की भाषा। तो उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के प्रीम्बल की जो लैंग्वेज होता है प्रीम्बल का, उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों, देखिए अब यहाँ पर क्या याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया दोनों सदनों की, तो मतलब दो लोग आ गए। समवर्ती मतलब यहाँ पर क्या होता है, केंद्र राज्य दोनों वाला जो मिलकर काम करते हैं, तो वो भी यहाँ पर इसे सेम नहीं आ रहा है, तो दोनों आ गया, यहाँ भी दोनों लगभग वही आ गया। अभी देखिए यही आप करना, याद करना है उद्देशिका की भाषा, बस उद्देशिका की भाषा याद कर लीजिए, हो गया। जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है वो जर्मनी से लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन ये जर्मनी से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ करें सोवियत संघ, मूल कर्तव्य न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान का अमेंडमेंट किया जाता है वो प्रक्रिया किस तरह के अपनाया जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। अब देखिए राज्यसभा का अगर मनोनीत हम पूछें तो वह कहाँ हम बताएंगे, तो आयरलैंड से आए थे राष्ट्रपति, मतलब ऐसे याद करिए आयरलैंड से राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने कई लोग को मनोनीत किया, 10-12 लोग को। अब यहाँ पर क्या है, राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वो आयरलैंड से थे, मतलब आयरलैंड में थे। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जिसका इलेक्शन होता है, वो दक्षिण अफ्रीका से होता है। तो ये दोनों याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दक्षिण अफ्रीका से होता है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया हो, देखिए विधि द्वारा हमेशा सिर्फ ब्रिटेन आता है, लेकिन यहाँ पर जापान वाला भी याद रखेंगे, ये तभी इसलिए ज्यादा पूछता है। वहां पर जापान भी देगा आपका, ब्रिटेन भी देगा इस वाले ऑप्शन में। तो जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आदर्श के तथा गणराज्य की अवधारणा। गणराज्य की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो गणराज्य की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, यह फ्रांस से लिया गया है, ये याद रखें। तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि है। और ये सोवियत संघ के मूल कर्तव्य तथा न्याय के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो स्थगन है, ये जर्मनी से है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। आपातकाल के, ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा ये उद्देशिका की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का, कनाडा, ये संघात्मक व्यवस्था याद रखिएगा, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है।
बस इतना ही आपको याद करना है। अगर इतना याद कर लिए, एक बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अभी हम एक आध दो बार रिवीजन भी करवाएंगे बीच बीच में, आप टेंशन न लीजिएगा, याद करवा ही देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये कह रहे हैं भारतीय संविधान और उसका अनुच्छेद, कह रहे हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र किसमें दिया रहता है, भाग एक में दिया रहता है। अनुच्छेद कब से कौन सा होता है, 1 से 4 होता है अनुच्छेद, यह याद रख लेंगे। अब देखिए नागरिकता किस में आता है, तो नागरिकता 5 से 11 में आता है, याद रख लेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 में आपका नागरिकता आता है। तो कैसे याद करेंगे, कभी भी जब भूल जाया करिए तो यहाँ नागरिकता वर्ड लिखिए, नागरिकता, ये नागरिकता, इसमें 5 वर्ड आता है, नागरिकता में 5 वर्ड आता है, तो 5 से ही स्टार्ट करिएगा 11 तक। ठीक है, तो 5 से 11 तक ये होता है नागरिकता। और सिटीजनशिप भी में वर्ड 11 होता है, और 11 पे जाके सिम समाप्त होता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। मूल अधिकार भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 लिया जाता है। मूल अधिकार भाग 4 में क्या याद रखेंगे, भाग 4 में याद रखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये 36 से 51 होता है भाग 4। तो राज्य के नीति देखिए, DPSP, देखिए 4 अक्षर आ रहा है, DPSP 4 अक्षर आ रहा है, तो भाग 4 बता दीजिएगा। DPSP भाग 4 4 अक्षर आ रहा है, तो भाग 4 बता दीजिएगा। भाग 4 का ये बाद में जोड़ा गया है, तो का लगा दिया गया। मूल कर्तव्य है 15, वो 51 का होता है, तो भाग 4 का मूल कर्तव्य ये 51 का याद रखिएगा। भाग 5 संघ याद रखिएगा, 12 से 51 के बीच याद रखेंगे, क्या है याद रखेंगे, भाग 5, इसमें संघ के याद रखेंगे। 12 वो सॉरी 52 से 151, तो संघ की अगर बात करते हैं तो 52 से 151 याद रखेंगे, भाग 5 आता है। तो 52 भाग 5। अब भाग 5 में भी कई अध्याय हैं। अध्याय 1 कार्यपालिका से रिलेटेड है, देखिए अध्याय 2 आपका संसद से रिलेटेड है, अध्याय 3 आपका राष्ट्रपति के विधायी अधिकार से रिलेटेड है, अध्याय 4 आपका संघीय न्यायपालिका से रिलेटेड है, अध्याय 5 आपका ये रिलेटेड है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फिर आपका राज्य वाला आ जाता है, 152 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्या हो जाएगा, 151 तक ये संघ से रिलेटेड है। भाग 5 में क्या है, 52 से 151, याद रख लेंगे। 52 से 151 आपका संघ से है, भाग 5 आता है, तो भाग 5 संघ होगा। भाग 6 होता है राज्य होता है। 52 से 152 से 237 के बीच में अध्याय 1 सामान्य, अध्याय 2 कार्यपालिका, अध्याय 3 राज्य विधानमंडल, अध्याय 4 राज्यपाल के विधायी अधिकार हो गया। ये अध्याय ये 4 हो गया, 5 हो गया। ये अध्याय 5 क्या हो गया, राज्यों के उच्च न्यायालय हो गए। और अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय हो गए। तो ये याद रख लिया, भाग 6 में क्या होता है, राज्य होता है। देखिए ये वाला नहीं पूछा जाएगा आपका, ना पूछा जाएगा। भाग 5 पूछा जाएगा, 6 पूछा जाएगा, भाग इसमें पूछा जाएगा। भाग यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भाग ज्यादा याद रखिएगा। तो यहाँ पर भाग में एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आपका भाग याद रहे। भाग 1 क्या होगा, संघ, और 1 में क्या होगा, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या होगा, नागरिकता याद रख लेंगे। भाग 3 में क्या याद रखेंगे, मूल अधिकार याद रखेंगे भाग 3 में। भाग 4 में याद रखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। 4 में तो हमने हमें कहा है DPSP 4 में। भाग 4 का में याद रखेंगे मूल कर्तव्य याद रखेंगे। 5 में क्या याद रखेंगे, संघ याद रखेंगे। संघ के बाद राज्य आता है, 6 याद करेंगे। बस नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर भाग 7 क्या याद रखेंगे। भाग 7 क्या होता है, देखिए आपके पॉलिटी में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, आप पेपर उठा के देखेंगे, चाहे आप PCS का देखिए चाहे IAS का देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी से। अब इसीलिए ज्यादा बहुत डीप में यहाँ जाने की जरूरत नहीं होती। डीप में आपका हिस्ट्री में जाइए, ज्योग्राफी में जाइए, वहां पर बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा डीप में पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन ला के दे दिया है। इसीलिए यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, पेपर दे के आइएगा, इसी टाइप के सब क्वेश्चन आएंगे आपका। ठीक है, भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य, तो भाग 7 में क्या है, प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य निराशित किया, भाग 7 हो गया आपका। और भाग 8 क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्र, तो भाग 8 क्या हो जाएगा आपका, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर ये 9 में क्या होता है, पंचायतें, तो भाग 9 कहता है, भाग 9
ये पंचायते वर्ड है, तो पंचायते ये क्या है, भाग 9 है। 243 243 ये सब अभी आगे आगे बताएंगे। भाग 9 का क्या है, नगर पालिकाएं हैं। तो पहले क्या थे, इतने भाग नहीं थे, भाग 9 ये सब जोड़े गए हैं। तो भाग 9 क्या है, का नगर पालिकाएं हैं, तो 9 का, तो 9 क्या है, नगर पालिकाएं हैं 9 का। नौखा क्या कहलाता है, तो नौखा कहलाता है सहकारी समितियां। तो याद रखिएगा सहकारी समितियां कहलाता है, याद रखिएगा समितियां, सहकारी नौखा सहकारी समितियां। भाग 10 क्या कहता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 क्या कहलाता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 भाग क्या कहलाता, 11 क्या कहलाता है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 क्या है, देखिए 11 लिखा गया है, 11, एक संघ लिख दीजिएगा, एक राज्य लिख दीजिएगा, दोनों के बीच जो संबंध होता है वो इसी में होता है, भाग 11 में। इसी में विधायी संबंध होता है पहला, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध होता है। तो 11 में ही दोनों, ये पूछेगा कि प्रशासनिक संबंध राज्यों और संघों के बीच किसमें होता है, तो भाग 11 बताएंगे। अध्याय तो दूसरा ही, लेकिन भाग 11 ही होगा। अध्याय फर्स्ट में विधायी संबंध होता है। अब यहाँ देखिए, वित्त और संपत्ति विवाद वाद ये किसमें है, भाग 12 में है। याद रखिए, इसमें वित्त होता है, उधार होता है, संपत्ति संविदाएं अधिकार होता है, देयताएं बाध्यताएं ये सब होता है। संपत्ति का अधिकार क्या होता है, इसी में होता है 12 में ही। भाग 13 में क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर व्यापार। तो 13 क्या कहलाता है, भारत के राज्य क्षेत्र, जो भारत का राज्य क्षेत्र है इसके भीतर जो व्यापार क्षेत्र होता है, ये 13 में कहलाता है। 14 में क्या कहलाता है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो याद रखेंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं होता है, उसमें सेवाएं होता है लोक सेवा आयोग। याद रखेंगे, उसमें सेवाएं और लोक सेवा आयोग। तो संघ और राज्यों के बिन अधीन सेवाएं कौन है, पहला आपका सेवाएं, दूसरा आपका लोक सेवा। तो पूछेगा लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग किसके अंतर्गत आता है, किस भाग के अंतर्गत, भाग 14 बताएंगे। ये कई बार पूछा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 13 कई बार पूछा गया है। भाग 12 भी। अधिकरण पेपर में भर भर के आया है, भाग 14 किसके लिए है, अधिकरण। तो याद रखेगा, अधिकरण वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकरण। तो अधिकरण किससे संबंधित है, ये याद रख लेंगे, भाग 14 का में याद रखेंगे। 15 में क्या याद रखेंगे, 15 में आप निर्वाचन याद रख लेंगे, निर्वाचन आप 15 में याद रखेंगे। 16 में क्या याद रखेंगे, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो याद रखेंगे, कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध होता है यही। अब भाग 17 में राजभाषा, यूपीपी से 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीपी से 2023 में अभी क्वेश्चन आया है, राजभाषा। तो भाग 17 राजभाषा हो गया। इसमें क्या, संघ की भाषा अध्याय 1 में दिया गया है, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषा दिया गया है। तीसरे में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा। तो पूछेगा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा किस भाग में दिया गया है, तो 17 बताएंगे डायरेक्ट। ठीक है, और अध्याय 4 विशेष निर्देश दिया गया है। तो इतना आपको याद करना है। तो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो टफ होगा उसका हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका भूले ना। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा, भाग 14 का। ठीक है, 14 का बहुत पूछा जाता है, तो भारत भाग 14 का अधिकरण याद रखिएगा, अधिकरण ये कई बार पूछा गया है। भाग 14 क्या है, अधिकरण ये। ठीक है, और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 17। तो भाग 17 क्या है, राजभाषा, राजभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 याद रखेंगे, 16 भी कई बार पूछा जाता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 15 क्या याद रखेंगे, 15 याद रखेंगे 15 तारीख को इलेक्शन, तो इलेक्शन याद रखेंगे। निर्वाचन, तो याद रखेंगे निर्वाचन आपका 15 तारीख याद करेंगे, 15 तारीख ऐसे याद कर लेंगे, क्योंकि कोई डेट होगा ना जो इलेक्शन डेट देने जाएंगे, तो ये 15 हो जाता है। 10वां क्या होता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र कौन सा होता है, 10वां होता है। 11वां होता है, मैंने एक एक से बताया, एक संघ और एक राज्य के बीच जो संबंध होता है वो 11 होता है। तो 11 आपका दोनों का संबंध होता है, ये याद रखेंगे। अब 8वां संघ राज्य क्षेत्र याद रख लेंगे, 8वां क्या, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 6वां राज्य हो गया, 5वां संघ हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल अधिकार हो गया, भाग 2 नागरिकता हो गया, ये याद रखेंगे। भाग 2 क्या हो गया, नागरिकता हो गया। भाग 1 संघ और राज्य का क्षेत्र। नहीं देखते हैं अभी और है। भाग 18 क्या है, इमरजेंसी। इमरजेंसी जो उपबंध है 352 से
60 के बीच में दिया रहता है, ये आपका इमरजेंसी पड़ता है। तो ये याद रखेंगे। भाग 18 क्या है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। भाग 19 क्या है, प्रकीर्ण। तो याद रखेंगे भाग 19 क्या कहलाता है, प्रकीर्ण कहलाता है। भाग 20 कहलाता है संविधान का संशोधन कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, ये प्रकीर्ण क्या होती है, ठीक है, ये प्रकीर्ण बताइए क्या। जैसे विविध प्रावधान होते हैं उनसे संबंधित चीजें दिया रहता है। जैसे आपका कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है या राज्यपाल होता है, उनके विशेषाधिकार क्या होते हैं, उनके कानूनी मामले क्या होते हैं, ये सब क्या होता है इसी में दिया गया है। 19 में बताया गया है कि इन सब के क्या क्या अधिकार, क्या क्या चीजें ये सब कर सकते हैं, क्या निरस्त कर सकते हैं, क्या इनका क्षेत्र अधिकार है, हर चीजें। अदालतों से संबंधित क्षेत्र अधिकार होता है, हवाई अड्डों या बंदरगाहों से संबंधित जो क्षेत्र अधिकार होता है, ये सब क्या है भाग 19 में दिया गया है, ये याद रखेंगे। उसको प्रकीर्ण किया या कहा जाता है, या विविध प्रावधानों से संबंधित बोला जाता है, दोनों भी बोल सकते हैं। अब देखिए भाग 20 क्या कहलाता है, संविधान का संशोधन। तो भाग 20 में है संविधान संशोधन 368 है, याद रखेंगे। भाग 21 क्या होता है, अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध। भाग 21 आता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 क्या होता है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये क्या होता है, ये भाग 22 में होता है। तो ये याद रख लेंगे। भाग 18 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 20 में याद रख लेंगे, 21 22, ठीक है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ ये। चलते नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल कौन कौन सा कौन कहता है। देखिए इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे, हम कुछ वर्ड देखेंगे, आपको बताना होगा वो किससे संबंधित है, कैसे है। अगर हम कहते हैं कि आपके जो आसफ अली हैं, वो अंतरिम मंडल मंडल के क्या थे, आसफ अली, ठीक है, इनका बताना है। आसफ अली क्या था, अभी हमने पढ़ाया था। और एक हमने पढ़ाया था गज, गज नफर, नफर, देखिए ये गजनफर अली खां, याद रखिए गजनफर अली खां, ये किससे रिलेटेड है, गजनफर अली खां, ये दोनों लोग का बताइएगा। अब्दुल रब नस्तर, ये अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 वाला बता रहे हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 वाला। अब्दुल रब नस्तर, याद रखिएगा क्या पढ़ेंगे, अब्दुल रब नस्तर, ठीक है, नस्तर, ये बताइएगा ये किससे रिलेटेड है। अच्छा ये बताइएगा, ये आपका जो उद्देशिका की भाषा है ये कहाँ से लिया गया है, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है। तो उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब्दुल रब अस्तर, ये संचार और डाक से संबंधित है, ठीक है, संचार और डाक और वायु से संबंधित है अब्दुल अरब रस्तर। गजनफर किससे संबंधित है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ये रेल से संबंधित है आसिफ अली, ये याद रख लेंगे, ठीक है। अच्छा मैं कहूँ कि न्यायिक जुडिशियल रिव्यू कहाँ है, यूएसए से लिया गया है, याद रखेंगे। अगर मैं कहूँ कि जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्त होती है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्त स्टेट में नहीं होती, वो कहाँ से है, तो वो कनाडा से, याद रखेंगे कहाँ से, कनाडा से याद रखेंगे, ठीक है, कहाँ से, कनाडा से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से रखेंगे, देखिए विधि द्वारा स्थापित, स्थापित वर्ड आ जाए तो वो जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। अगर विधि का शासन पूछे, देखिए दो वर्ड होता है आपका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ होता है, यहाँ अगर मैं कहता हूँ दो वर्ड कौन कौन से होते हैं, ये पहला होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित, ठीक है। तो विधि द्वारा जब स्थापित आता है तो इसको आप जापान लगाइएगा, जापान। अगर देखिए यहाँ पर ये वर्ड है विधि का शासन, ठीक है, तो विधि का शासन, तो विधि का अगर शासन बोलता है तो आप क्या कहेंगे, तो विधि का शासन बोलेंगे तो आप इसको कहेंगे ये ब्रिटेन से बोलेंगे, ठीक है, तो ब्रिटेन। तो दोनों ही वर्ड में समझ कंफ्यूज मत होइएगा, विधि द्वारा स्थापित जापान और विधि का शासन ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं अब अपना ये इधर, यहाँ क्या करा, यहाँ का अनुच्छेद 1 संघ और नाम राज्य क्षेत्र होता है। अनुच्छेद 2 क्या है, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, जब नए राज्यों का प्रवेश स्थापना होता है तो क्या होता है, अनुच्छेद 2 होता है। अनुच्छेद 3 क्या होता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में जो परिवर्तन होता है, आर्टिकल 3 होता है। तो 2 और 3 में कंफ्यूज मत होइएगा। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किसमें होता है,
आर्टिकल 2 में होता है। और 3 में क्या होता है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान में राज्य क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, तो दो यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा। जब राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो वो 3 में आता है, अगर प्रवेश किया जाएगा तो वो 2 में आता है। ये सिंपल मेजोरिटी से होता है दूसरा वाला, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। क्योंकि आना है तो आना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखेंगे, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किसमें आता है? आर्टिकल 2 में आता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, जैसे आपने बांग्लादेश से देखा होगा, बांग्लादेश से हमारा कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट था, कुछ हमारे टापू बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश के टापू कुछ स्थान हमारे यहाँ थे। तो वहां पर क्या होता है? अदला बदली हो गया था। तो अदला बदली होने से क्या होता है? जब यहाँ पर किस तरह से आएगा, तो वो जो नए राज्यों का प्रवेश, मतलब जो नए चीजें आ रही हैं, उसमें आर्टिकल 2 के तहत ही आती हैं। अब जब नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो 3 के तहत आ, जैसे आपका उत्तर प्रदेश कट के उत्तराखंड बन गया, तो ये नए राज्य का निर्माण हो गया। नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया गया, ये हो गया। नामों में परिवर्तन कर दिया गया, ये सब क्या हो गया? आर्टिकल 3 में आता है। तो पूछेगा नाम और सीमा ये सब किसमें अगर परिवर्तन करेंगे तो 3। हमेशा ये याद रखा करिए, जो आर्टिकल 3 होता है वो अंदर ही होगा। नए राज्यों का निर्माण कर देंगे, वर्तमान राज्य क्षेत्रों को सीमा परिवर्तन कर देंगे, नामों में परिवर्तन कर देंगे। आर्टिकल 5 क्या करता है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता जो होता है, आर्टिकल 5। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या करता है? आर्टिकल नागरिकता किसमें है? भाग दो में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 क्या कहलाता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। कौन सा करता है? ये आर्टिकल 15 करता है। तो 15 याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, अच्छा भाग 15 क्या करता था? भाग 15 थोड़ा सा ऐसे याद कर देंगे। भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित था, याद रखेंगे, निर्वाचन से संबंधित था। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन विषयों के अवसर पर समानता याद रखेंगे। 17 याद रखेंगे, अस्पृश्यता का अंत याद रखेंगे। ये तो याद ही रहेगा। छठा 16 याद रख लेंगे। 16 वहां क्या था? ये अनुच्छेद 16 तो यहाँ है, भाग, ये लोक निर्वाचन के विषयों की समानता। वहां भाग में क्या था? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध था भाग में, याद रखेंगे। कुछ विषयों के लिए विशेष उपबंध था, कुछ वर्गों के लिए। अनुच्छेद 18 क्या था? उपाधियों का अंत यहाँ है, उपाधियों का अंत यहाँ है। वहां पर 18 क्या था? वहां पर इमरजेंसी था। देखिए, ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, 20-22 तक ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल 19 क्या है? वाक विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण 19 है। 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के लिए संरक्षण 20 कहलाता है। आर्टिकल 21 क्या होता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आर्टिकल 21 कहलाता है। 21 का कहलाता है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, आर्टिकल 21 का कहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण होता है, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, आर्टिकल 22 होता है, याद रखेंगे। आर्टिकल 23 क्या कहलाता है? मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध कहलाता है। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध क्या कहलाता है? आर्टिकल 23। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। 22 और 23 यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध क्या कहलाता है? 24 कहलाता है। 24 में लिखा गया है कारखानों में बालकों का नियोजन नहीं होगा, प्रतिषेध होगा, तो आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 क्या कहलाता है? अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता क्या कहलाता है? आर्टिकल 25 कहलाता है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहलाता है? अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 कहलाता है। आर्टिकल 26 क्या कहलाता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आपका क्या कहलाता है? अनुच्छेद 26 कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की। 26 हो गया। अब देखिए 29 क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 कहलाता है। 32 क्या कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहलाता है? 32 कहलाता है। तो संवैधानिक उपचारों के ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। 39 क्या कहलाता है? राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व जो होता है ये। तो 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ये होता है।
39 का कहलाता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कहलाता है। अनुच्छेद 40 का कहलाता है ग्राम पंचायत की स्थापना, ये तो कई बार पूछा गया है, याद ही हो गया होगा। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, एक बार यहाँ से फिर देखते हैं कि अंतःकरण धर्म का आबाद रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब 25 में आप मानिए और प्रचार करिए, जैसे पहले मिशनरी होती थी, अभी भी मिशनरी होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो हर जगह जाकर अपना प्रचार करते हैं धर्म का। 26 क्या होता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मैनेजमेंट 26 में करेंगे। तो पहले तो प्रचार कर लिए, फिर 26 में मैनेज करेंगे, तो ऐसे याद करिए। फिर 29 में क्या करेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अलग है। ठीक है, 29 याद, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। 32 संवैधानिक उपचारों, 39 हो गया, ये हो गया। अनुच्छेद 43 खा कहलाता क्या है, सहकारी समितियों का संवर्धन। तो 43 क्या खा कहलाता है, सहकारी समितियों का संवर्धन 43 खा कहलाता है। 44 तो एक समान सिविल संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो पता ही होगा, उसमें कुछ बताना नहीं है। 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किसमें कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों का रक्षा, ये क्या कहलाता है, 48 का कहलाता है। अनुच्छेद 50 का कहलाता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, क्या कहलाता है, अनुच्छेद 50 कहलाता है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण 50 कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 कहलाता है। 51 शांति और सुरक्षा आ जाता है, 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक आता है। 48 का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रख लेंगे, 48 का बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 51 तो आएगा, 51 का मूल कर्तव्य याद रखेंगे, 51 का मूल कर्तव्य याद रखेंगे। 52 याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति याद रखेंगे, 52 क्या, भारत का राष्ट्रपति। 55 क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति याद रखेंगे 55 में। 57 में क्या याद रखेंगे, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता याद रखेंगे, किसमें, 57 में। तो 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए याद रखेंगे, पात्रता याद रखेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, फिर आपको दिखेगा। ठीक है, 57 हो गया। इसके बाद 57 के बाद हम कौन सा देखेंगे, 57 के बाद हम देखें पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के परिवर्तन, मतलब राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं। फिर 58 क्या देखेंगे, राष्ट्रपति पद की योग्यता हम देखेंगे 58। 60 क्या देखेंगे, राष्ट्रपति शपथ और प्रतिज्ञान देखेंगे, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति का शपथ है। 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, यूएसए से लिया गया, याद रखेंगे। याद रखेंगे कहाँ से लिया गया, यूएसए से। और जो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, वो कहाँ से लिया गया, वो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखेंगे। और जो यहाँ पर राज्यसभा में क्या होता है, निर्वाचन की जो पद्धति होती है वो है या सॉरी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का याद रख लेंगे, जो निर्वाचन होता है आयरलैंड से होता है, याद रख कहाँ से, आयरलैंड से होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 क्या कहलाता है, तो अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, याद रख लेंगे। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ लिया गया है, आयरलैंड से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है, या याद रखेंगे, क्या याद रख लेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से याद रखेंगे। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जर्मनी से क्या याद रखेंगे, जर्मनी से यह याद रखेंगे कि आपात के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है वो जर्मनी से याद रखेंगे। आर्टिकल 72 क्या याद रखेंगे, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण आदि राष्ट्रपति की शक्ति यहाँ रखते हैं। अनुच्छेद 73 याद रखेंगे, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार याद रखेंगे। 74 याद रखेंगे, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 74 याद रखेंगे। 75 याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो 75 एक इंपॉर्टेंट है, यह याद रखेंगे।
ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 72 क्या होगा, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश और निलंबन होगा। 72 क्षमादेश। 70 क्या होगा, आकस्मिक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन होगा। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हर चीजें याद कर लीजिएगा। ठीक है। 73 याद रखेंगे, 73 इंपॉर्टेंट है। संघ की कार्यपालय शक्ति का विस्तार यहाँ पर 73 में आता है। 75 का भी इंपॉर्टेंट है, 75 1। चलते हैं। 76 क्या होता है, भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी किसमें आता है, आर्टिकल 79 क्या कहता है, संसद के गठन का प्रावधान करता है। देखियो, संसद के गठन का ये 79 करता है। 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा सरला, ठीक है, सरला ट्रिक पढ़ा होगा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 79 से स्टार्ट करेंगे 81 तक। ठीक है। 83 क्या कहता है, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है, 83 1 कहता है। अनुच्छेद 84 क्या कहता है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 85 क्या करता है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। आर्टिकल 98 क्या कहता है, संसद का सचिवालय की बात करता है, आर्टिकल 98। अनुच्छेद 101 क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मतों का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर करता है। आर्टिकल 108 क्या कहता है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, आर्टिकल 108 कहता है। तो आर्टिकल 108 क्या कहता है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 100 नंबर वाला याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, ठीक है। 101, ठीक है, 101। और ये अनुच्छेद 109 कहता है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। तो अनुच्छेद 110 क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 110। अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, 112 कहता है। अनुच्छेद 117 क्या कहता है, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। उपबंध याद रख लेंगे, किसके बारे में, ये याद रखेंगे 117। तो ये उपबंध क्या करता है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ये इंपॉर्टेंट है। वार्षिक वित्तीय वितरण, जब वार्षिक आ जाए तो हमेशा 12 महीने, जो हमेशा कैसे याद करेंगे, देखिए ट्रिक क्या है, हमेशा जब 12 होता है तो 12 क्या होता है, वार्षिक होता है ना, कभी भी 12 पढ़ते होंगे वार्षिक पढ़ते होंगे, ठीक है। तो 12 वार्षिक पढ़ते होंगे। ऐसे ही आपका ये जब 12 आ जाए, 112 आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा ये वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण 112 होगा। 122 का करता है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। जो संसद में कार्यवाही चलती है वो क्या करता किया जाएगा, ये न्यायालय के द्वारा जांच नहीं किया जाएगा। 123 का कहता है, संसद के विश्राम काल अध्यादेश प्रख्यात करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति होती है, ये याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। यहाँ करा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना होती है, इसका स्थापना और क्या होता है, इसका गठन, ये किसमें बात करता है, ये बात करता है 124। तो 124 क्या होता है, उच्चतम न्यायालय। 129 क्या होता है, अभिलेख न्यायालय की बात करता है। तो अभिलेख जो न्यायालय होता है वो क्या कहता है, अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय की बात किसमें किया जाता है, 129 में किया जाता है, अभिलेख न्यायालय की। 137 क्या कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन, रिव्यू की शक्ति। तो याद रखिएगा रिव्यू की शक्ति किसमें दिया गया है, तो रिव्यू की शक्ति दिया गया है 137 में। अनुच्छेद 137 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति 137 दिया गया है। आर्टिकल 143 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 ये याद रख लेंगे, 143 परामर्श करने की शक्ति देता है, याद रखें किसमें, 143 परामर्श करने की शक्ति यहाँ पर प्रोवाइड करता है। 148 क्या होता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसमें दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में दिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसमें दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसमें दिया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति दिया गया है आर्टिकल 155 में दिया गया है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण, राज्यपाल की शक्ति,
वो 161 में दिया गया, वहां 72 में था, यहाँ 161 में, याद रख लेंगे। 162 क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। अब देखिए, आपके पेपर में बार बार मैं कह रहा हूं कि आपके पेपर में ये जो आर्टिकल है 100 के बाद वाले आर्टिकल ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं कंपेयर टू जो 100 के अंदर, वो सब 100 के अंदर वाले अब नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें पता है बच्चों को याद हो गया है। तो ये याद रख लेंगे, जो इधर वाले हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 161 क्षमा वाला है, तो 161 याद रख लेंगे, ये क्या है, ये क्षमा की बात करता है 161। ठीक है। 162 क्या करता है, 162 याद रखिएगा, शक्ति याद रखिएगा, राज्यपाल की क्या करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है 162। ठीक है। राज्यपाल की शक्ति। 164 क्या कहता है, 100 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये 164 कहता है, ये याद रखिए। ये 164 किसमें कहता है, इसमें। तो राज्यपाल का ये राज्य 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 165 क्या कहता है, राज्य का महाधिवक्ता, तो राज्य का जो वकील बड़ा होता है वही राज्य का महाधिवक्ता कहलाता है। तो याद रखेगा महाधिवक्ता। तो 165 क्या होता है, महाधिवक्ता कहलाता है। ठीक है, महाधिवक्ता किसमें, 165 में कहलाता है। राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन 169 कहलाता है। तो राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन 169। 164 क्या करा, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्र आह्वान करने और विधानसभा की विकृत करने। तो ये याद रख लेंगे। 165, 169 विधान परिषद का उत्साधन और सृजन, 174 ये याद रख लेंगे। ने देखते हैं हमारा क्या है। 200 क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति देना और रोक लगाना राष्ट्रपति को सुविधा। अभी देखिए, तमिलनाडु का जो केस चल रहा था वो इसी पर चल रहा था, आर्टिकल 200 पर ही चल रहा है। जो राज्यपाल होता है, वो जो स्टेट क्या मान लीजिए तमिलनाडु, ये कोई आपको सेंटर को भेजा कि इस पर, तो राष्ट्रपति द्वारा के विचार के लिए आरक्षित कर देना, राज्यपाल उसको लटका देता है। ठीक है। तो इसी पर केस चला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, उस पर कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 201 क्या कहलाता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक 201 कहलाता है। ठीक है। यहाँ राज्यपाल द्वारा विधेयक की अनुमति या देना या अनुमति रोक लेना, ये है 200 में। ठीक है। और यहाँ क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक ये कर देना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 213 का है, विधानमंडल के विश्रामक्रांति राज्यपाल के अध्यादेश को जारी रखने की शक्ति। तो याद रखिए, जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और इसके बाद कोई बिल लाना हुआ, तो राज्यपाल क्या करता है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करता है। तो याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 होता है। तो 213 याद रखेंगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देश जारी करना। ठीक है, ये हो गया। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय क्या, 214। तो आर्टिकल 214 क्या कहलाता है, ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय कहलाता है ये। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, तो आर्टिकल 215 क्या कहलाता है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। 216 क्या है, उच्च न्यायालयों की गठन क्या है। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें बोलता है। आर्टिकल 219 क्या कहलाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ। 19 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ। और 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। आर्टिकल 226 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आर्टिकल 231 क्या कहलाता है, दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 231 कहलाता है। अनुच्छेद 233 क्या कहलाता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 कहलाता है। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 का कहलाता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239 कहलाता है। आर्टिकल 239 काका दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध काका कहलाता है। 241 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। 243 का ग्राम सभा, 243 का ग्राम पंचायतों का गठन, गा पंचायतों की संरचना से बात करता है। तो का खा गा 243 तीनों याद रखिए, पहले ग्राम सभा होगा, गठन होगा, संरचना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहलाता है। यहाँ क्या कहला रहा है, यहाँ कह रहा है कि अनुच्छेद 243 घा पंचायतों का स्थान का आरक्षण होता है। 243 झा पंचायतों में मामलों में पर सिफारिश करने के लिए राज्यों और वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। टा क्या कहलाता है, पंचायतों के लिए निर्वाचन होता है। था क्या कहलाता, नगर पालिकाओं का गठन होता है।
या क्या कहलाता है, नगर पालिकाओं का निर्वाचन से संबंधित है। या घा कहलाता है, जिला योजना समिति होती है। झा क्या कहलाता है, सहकारी समितियों का निगमन। 243 या झा। 247 क्या कहता है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध सदस्य की शक्ति होती है। 49 का लगता है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद को होती है। 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। कुछ राज्य सूची का विषय जो होता है उसमें संसद भी बना सकता है कुछ कानून। 253 का कहता है, अंतर्राष्ट्रीय काराओं और प्रभावी करने के लिए प्रावधान करता है। 262 अंतर्राज्यिक नदियों नदी दूनों और जल संबंधी विवादों का निर्णय। 200 जैसे कर्नाटक तेलंगाना ये सब विवाद जो चलता रहता है, ये कौन कौन सा 262 कृष्णा कावेरी जल विवाद, मतलब बहुत से नर्मदा जल विवाद, ये सब क्या होता है, ये आपका ये चीज के 262 के। अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध कहलाता है। 266 भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखा के प्रावधान करता है। 266 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। 267 भारत की आकस्मिक कंटिजेंसी फंड की बात करता है। 267 280 क्या कहता है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है। फाइनेंस कमीशन की 280 बात करता है। 300 का कहता है, विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना। 300 का कहलाता है। 312 क्या कहलाता है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं 312 के अंतर्गत आती हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं किस में आती है, 312 के अंतर्गत। 300 का के अंतर्गत विधि के अधिकार और व्यक्तियों से संबंधित वंचित न किया जाना। 80 फाइनेंस कमीशन याद रखेंगे। 67 भारत के आकस्मिकता कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब यहाँ पर 266 भारत के संचित निधि और लोकसभा प्रावधान आकस्मिकता निधि वही है सब। वित्त आयोग 280 होता है। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित ना किया जाना है। 312 क्या कहलाता है, अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो आप पेपर दे रहे हैं। अनुच्छेद 223 क्या कहता है, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। 24 क्या करता है, निर्वाचन के अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण और निर्वाचन आयोग में निहित होना। 26 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 कहता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण 330 कहलाता है। 331 क्या कहलाता है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। याद रखिएगा 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निष्प्रभावी हुआ है। आर्टिकल 332 क्या कहलाता है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 332 कहलाता है। आर्टिकल 333 क्या कहलाता है, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी होता है। आर्टिकल 333 कहलाता है। आर्टिकल 338 क्या कहलाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। आर्टिकल 338 ठीक है। 338 क्या कहलाता है, ये कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। आर्टिकल 338 का क्या कहता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। आर्टिकल 338 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहलाता है। नेक्स्ट कहलाता है आर्टिकल 338 खा कहलाता है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पिछड़े वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या, 338 खा। 340 का कहता है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति 340 कहलाता है। 343 का कहलाता है, संघ की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, लिपि देवनागरी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 343 क्या कहता है, राजभाषा आयोग की बात करता है। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है, वो 344 राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 350 का कहता है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा 350 कहलाता है। 350 खा कहलाता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ विशेष प्राधिकारी की बात करता है। 350 खा की बात करता है। आर्टिकल 352 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 352 होता है। 356 होता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण दशामेध। मणिपुर की बात एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, मणिपुर में ये वाला है 356। 360 अभी लगा नहीं है, वित्तीय आपातकाल। 368 क्या है, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, ये याद रखिएगा। यहाँ पर 343 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि। ठीक है। 340 क्या कहलाता है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग। अब देखिए 338 खा कहता है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। यहाँ करें पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण
के लिए आयोग की नियुक्ति। 338 खा और 340 में दोनों में अंतर समझिएगा। पिछड़े वर्गों के लिए एक ये आयोग बनेगा, ठीक है, लेकिन 340 ये कहता है उनकी दशा कैसी है, उनका रिसर्च करने के लिए देखने के लिए एक आयोग का नियुक्त किया जा करेगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। 44 भाषा होगा, ठीक है। तो 44 क्या होगा, भाषा होगा, ये याद रहे। देखिए आर्टिकल 44 क्या कहलाता है, तो वो कॉमन सिविल कोड, मतलब ये बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है 44। और यहाँ लिख दे 344 राजभाषा आ जाएगा। तो ऐसे कुछ याद करिए, दोनों ही जोड़ने वाला होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, भाषा भी तो जोड़ता ही है लोगों को ना, ठीक है। ये याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अनुसूचियां और उनके विषय। कुछ यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर, जो आपके अनुसूचियां हैं और उनके ट्रिक हैं किस प्रकार से याद करना है। चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर। कह रहे हैं पहली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो पहला क्या है, राज्य और संघ। तो पहले स्थान पर हमेशा राज्य आता है, हमेशा संघ आता है, यही याद कर लीजिए। संघ और राज्य की बात जिसमें कहते हैं वो पहली आता है, तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो संघ और राज्य क्षेत्र पहला याद ही सबको रहता है। दूसरा कैसे याद करेंगे, दूसरी अनुसूची। दूसरा याद रखेंगे, यहाँ वेतन और भत्ते की बात कहता है। तो यहाँ पर भत्ते वर्ड में दो वर्ड आता है, भत्ते आधाता हटा देंगे तो दो ही वर्ड आता है। तो दूसरे में आपका भत्ता, राष्ट्रपति और उच्च पदाधिकारी का जो वेतन और भत्ता होता है इसी में बात करता है। तो याद रख लेंगे किस में बात करता है, ये इसी में बात करता है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरी अनुसूची, तीसरी कहता है शपथ और प्रतिज्ञान का प्ररूप। अब देखिए तीसरी में वर्ड आता है शपथ, शपथ वर्ड आ रहा है। जब शपथ वर्ड आ रहा है तो क्या कह रहा है तीसरी। अब यहाँ पर तीन वर्ड आ रहा है तो तीन याद रख लेंगे और शपथ याद रख लेंगे। शपथ है और तीन वर्ड भी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए तीसरी अनुसूची और शपथ में तो तीन और शपथ, तीन वर्ड शपथ में आ रहा है बस। भत्ते में दो वर्ड आ रहा है तो अनुसूची दो, पहला तो याद ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर चौथी अनुसूची की क्या बात कर रहा है, चौथी कर रहा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो यहाँ पर जो चौथी अनुसूची है यहाँ पर क्या होता है, देखिए राज्यसभा लिखा गया, राज्य सभा। तो राज्यसभा की बात करो तो इसमें चार, अगर जा हटा दिया जाए तो राज्यसभा, तो चार आ रहा है, तो चार याद रखेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या होगा, राज्यसभा की बात कर रहा है, राज्य आधा जा हटा दीजिए, राज्यसभा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, चौथी अनुसूची, चार वर्ड आ रहा है तो ये चार याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्यसभा चार। पांचवी करें अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबद्ध करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में ये आर्टिकल 5 की बात करता है। तो आर्टिकल 5 में क्या कहता है, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं असम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर, यहाँ के कुछ क्षेत्र होते हैं अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध ये इसमें कहता है। छठी अनुसूची क्या कहता है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजातीय। अब यहाँ पर पूरा देखिए, पूरा देश में पांचवी में हर जगह का ले लिया गया है, लेकिन छठवीं में क्या लिखा गया है, सिर्फ असम की बात कर रहा है। अगर हम भारत का मैप दिखाते हैं तो वहां पर ज्यादा आपको समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका 23 में आया था, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया था आपका 23 में, ठीक है, कि ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन क्वालिटी से पूछा था। यही तो आया था कि छठी अनुसूची में कौन कौन से है। तो यहाँ पर अगर हम मैप बनाते हैं भारत का, सही तो बनेगा नहीं, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अगर सही नहीं बनेगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने बना दिया मैप भारत का, ठीक है। ये बना दिया सिक्किम, ये आपका उत्तर पूर्वी, ये आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ये पड़ोसी, पड़ोसी के बाद ये केरल, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो देख लीजिएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा है। देखिए यहाँ पर पहला सातवें से असम आ गए, यहाँ पर याद रखेंगे असम, तो असम याद रख लेंगे, ठीक है, असम। दूसरा कौन सा होगा, मेघालय, तो असम याद रखेंगे, इसको मेघालय यहीं पे याद रखेगा। तो यहाँ पर कौन सा है, मेघालय याद रखेंगे। मेघालय के बाद कौन सा है, इसमें त्रिपुरा, तो यहाँ त्रिपुरा याद रखेंगे, दो ऊपर कर देंगे एक नीचे कर देंगे, त्रिपुरा यहाँ पर हो गया। मिजोरम, तो मणिपुर हमेशा ऊपर रहता है, मिजोरम नीचे रहता है, तो यहाँ मिजोरम याद रखेगा। वहां पर पेपर में हमेशा मणिपुर देगा, तो याद रखेंगे मणिपुर नहीं, यहाँ मिजोरम याद रखेंगे, तो मिजोरम, ठीक है।
तो यहाँ पर चार क्षेत्र होगा, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम है। असम मेघालय ऊपर करेंगे, नीचे त्रिपुरा और मिजोरम कर देंगे, दो ऊपर दो नीचे, ऐसे हमेशा याद किया करिए कि दो बीच में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मणिपुर आपका बीच में पड़ जाता है। मणिपुर नीचे नहीं पड़ता, मिजोरम नीचे पड़ता है। जब ऐसे ये नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाते हैं तो यहाँ मणिपुर पड़ता है, लेकिन मिजोरम यहाँ पड़ता है। तो ये असम मेघालय यहाँ पड़ता है, तो दो ऊपर, और यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम नीचे, तो दो नीचे दो ऊपर, ऐसे याद करिएगा। दो ऊपर दो नीचे, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। अब नहीं भूलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ छठी में इन्हीं के लिए बात करता है, और पांचवी में सभी के लिए बात करता है, प्रशासन नियंत्रण के लिए, सभी के लिए। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण बनाया गया है। सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं है, ठीक है। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। नौवीं क्या था, कुछ अधिनियमों और नियमों में विधि मान्यकरण है। दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन और आधार पर योग्यता है। 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायतों से संबंधित है। 12वीं क्या है, नगरपालिका से उपबंध संबंधित है, ठीक है। कहाँ है, 12वीं नगर पालिका से उपबंध, तो 11वीं 12वीं याद रख लेंगे ये। चलते हैं देखते हैं हमारा। यहाँ पर एक चीज आपका और है, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि वो चीजें शायद उसकी भूल गई है। यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय कौन है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय की हम बात करते हैं, तो उसको मैं क्या करता हूँ, मैप के साथ थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ, ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद, पहले हम आपका मैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये भारत का मैप बनाता हूँ, तो भारत का मैप बना के इसके बाद हम, ये भारत का मैप, ये ऐसे, ये सिक्किम ये है, ये यही वाला नहीं बन पाता सही से, ठीक है। अब देखिए ऐसे भारत का मैप है। अब इस भारत के मैप में आपको क्या पढ़ना है, इसमें भारत के मैप में क्षेत्रीय परिषद और उनका मुख्यालय पढ़ लेना है। अब हम कहेंगे कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर कोलकाता है। तो कोलकाता में क्या है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका कोलकाता में है, ये याद रखेंगे। तो कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता में है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो ये याद रखेंगे, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, तो यहाँ पे याद रखेंगे मुंबई, ठीक है। तो मुंबई वर्ड याद रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो यहाँ लिख दीजिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, परिषद का मुख्यालय, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई में पड़ता है, याद रखेंगे। वो सॉरी, यहाँ पूर्वी लिख रहे हैं, पूर्वी तो हो ही गया है, यहाँ पश्चिमी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, एक मिनट, यहाँ पश्चिमी होना चाहिए, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दिमाग में पश्चिमी था, लिख पूर्वी रहा, तो याद रखेंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, ये मुंबई में पड़ता है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में पड़ता है, पूर्वी क्षेत्रीय का कोलकाता में पड़ता है। अब बताइए मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो यहाँ प्रयागराज है, तो याद रख लेंगे, यहाँ प्रयागराज है। तो प्रयागराज में क्या पड़ता है, मध्य क्षेत्रीय, तो यहाँ मध्य क्षेत्रीय परिषद लिख देता हूँ, मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में। तो तीन हो गया, एक पूर्वी हो गया, एक पश्चिमी हो गया, एक मध्य हो गया। अब देखिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो ये दिल्ली में पड़ेगा, यहाँ याद रख लेंगे नई दिल्ली में। तो ये पूछ सकता है इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो नई दिल्ली में क्या पड़ता है, ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो याद रख लेंगे उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। तो ये कहाँ पड़ता है, ये नई दिल्ली में पड़ता है, तो याद रखेंगे न्यू दिल्ली में पड़ता है ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। अब देखिए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो यहाँ पर चेन्नई है, तो याद रहे चेन्नई, और ऊपर है थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो चेन्नई पड़ता है यहाँ पर, ये याद रखिए चेन्नई। तो चेन्नई का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो ये चेन्नई में कहा है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय परिषद,
तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में, पश्चिमी का मुंबई में, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का, मध्य क्षेत्रीय का प्रयागराज में, और उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। ये आपको रखना है, याद करना होगा बस। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं राज्यों का गठन। ये राज्यों का गठन याद रख लीजिएगा, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो चलते हैं हम यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यही इतना याद कर लेंगे आपका हो जाएगा। अब करें आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 की बात करते हैं। तो 1 अक्टूबर 1953 में पहली बार यही का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश के बाद फिर याद रखें गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 याद रख लेंगे। दोनों ही गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही वो था, तो दोनों जब फॉर्म हुआ तो 1 मई 1960 को फॉर्म हुआ। 1 मई 1960, जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ऐसे ये भी है। 1 मई 1960 को ये याद रख लेंगे। ये नागालैंड याद रख लेंगे 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये तीन याद कर लीजिएगा, चाहे कुछ मत याद करिएगा। नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बना हुआ है। तो याद रखेंगे नागालैंड 63 याद रखेंगे। सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए ये वाला, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो नागालैंड 63 याद करेंगे, हरियाणा 66 याद रखेंगे। हरा हरा, हरे हरे घास, तो ऐसे याद करें, हरे हरे जब घास पढ़ते हैं, हरी घास नहीं, हरे हरे घास, ठीक है। हरी हरी हरियाली ऐसा है। तो हरे हरे तो 2 बार छा आया है, तो ऐसे याद कर लीजिए, कैसे भी याद करके। या आपका हरियाणा में जो हरी हरी घास होते हैं, घास कैसे बनते हैं, अगर आप घास बनाने जाएंगे तो ऐसे ऐसे बनता है, घास ऐसे कर देना। जैसे कहीं घास बनाना हो तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, घास बन जाता है। कहीं डिनोट करना हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए 6 ऐसे बनता है। तो हमेशा कैसे भी करके याद कर लीजिए, 66 याद ही होगा। हिमाचल प्रदेश क्या है, 71। तो हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे 71। तो हिमाचल प्रदेश 71 याद। मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में फॉर्म हुआ है। ये 21 जनवरी 1972 में। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में। सिक्किम 1975 में। सिक्किम 1975 में। यहाँ पर मैप में अगर हम दिखाते हैं, यहाँ पर यहाँ पर आपका मणिपुर, ठीक है। मणिपुर ये यहाँ आ जाता है। ये मणिपुर कब फॉर्म हुआ था, 1972 में, ठीक है। और इसके बाद मेघालय, मेघालय यहाँ आ जाता है, ये भी 1972 में, ठीक है। 1972 हो गया। और कौन सा हो गया, मणिपुर, मेघालय और यहाँ त्रिपुरा, तो ये भी 1972 में। तो याद रखेंगे कौन सा नीचे सर चलेंगे, ऐसे चलेंगे, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ऐसे याद कर लेंगे। त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे याद कर लेंगे। तो ऐसे ही आप क्रॉस बनाइएगा, कि ऐसे बनाइएगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे अगर बनाएंगे तो मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 बनाइएगा। 72 याद रखेंगे, 72। 71 हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में 66, नागालैंड में 63, ठीक है। नागालैंड में क्या याद रखेंगे, 63, नागालैंड में 63 ऐसे याद रखेंगे। 63 नागालैंड में, 3 याद रखिएगा लास्ट में। देखिए यही लास्ट में अगर 1 2 3 तब भी आपका हो जाता है। सिक्किम 75 याद ही रहता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आ गया, मिजोरम कहाँ, हम पीछे कहाँ रहेंगे। तो मिजोरम किसको ले लिया, अरुणाचल प्रदेश को ले लिया और खुद, तो ये 87 हो गया। तो याद रखें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 87 हो गया। इस गोवा भी 1987 में, तो गोवा भी 1987 में हो गया। अब हम देखते हैं, ये हो गया, मिजोरम हो गया। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 2001 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर, 1 9 15 सब 2000 में। तेलंगाना 2 जून 2014 को, यहाँ याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका रिवीजन जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम किसका याद करेंगे, हम याद करेंगे नागालैंड, याद रखेंगे नागालैंड की हम बात करते हैं, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड के कब हुआ, तो नागालैंड 1963, हम यही याद करवाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा चक्कर में कुछ नहीं याद होगा। ये देख नागालैंड 1963 याद रखिएगा। हरियाणा याद रखेंगे, हरियाणा कब याद रखेंगे, तो हरियाणा कब याद रखेंगे, तो हरियाणा की याद रखेंगे हम, क्या करें 1966 हम कहे हैं, हरियाणा 1966 याद रख लेंगे। हरियाणा कब याद रखेंगे, हरियाणा 1966 याद रखेंगे। इसके बाद कौन सा आप याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे।
हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश कब याद रखेंगे? 1971, तो 1971 हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। अब हम ऊपर से 3 क्रॉस हम बनाए थे, ऐसे ऊपर से ऐसे बनाए थे, 72 गए थे। तो यहाँ पर पहले पढ़ेंगे मेघालय, तो मेघालय याद रखेंगे, पढ़ेंगे। मेघालय के बाद आप पढ़ेंगे मणिपुर, तो मणिपुर पढ़ लेंगे। मणिपुर के बाद कौन सा पढ़ेंगे? त्रिपुरा पढ़ेंगे। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 1972 में बड़े बनाए थे, याद रखेंगे 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब हम सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम कब याद रखेंगे? सिक्किम, तो सिक्किम हम कब याद रखेंगे? सिक्किम हम 75 में, 1975 में हम सिक्किम याद रखेंगे। सिक्किम 75 में। इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो मिजोरम याद ले लेंगे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये कब याद रखेंगे? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 87 में याद रखेंगे, 1987 में। अब यहाँ पर एक और याद रखिए, गोवा भी याद रखेंगे। गोवा भी कब याद रखेंगे? गोवा भी 1987 में ही याद रखेंगे, 1987 में गोवा याद रखेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ होता है आपका। छत्तीसगढ़ के बाद आपका उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड के बाद आपका झारखंड लास्ट में लगाइएगा। झारखंड 15 आता है, ये 9 आता है, एक आता है छत्तीस, 1, 9, 15, और तीनों कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, बस तेलंगाना 2 जून 2014। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और 2019 में जम्मू कश्मीर लद्दाख याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ याद करना है आपको। नहीं, देखते हैं हमारा मौलिक कर्तव्यों की सूची क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की सूची यहाँ पर क्या है। चलते हैं, देखते हैं, यहाँ करें 51 का मौलिक भारत के नागरिकों को नागरिक यह कर्तव्य दिया गया है कि वह संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो यहाँ पर क्या होता है? पहला होता है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं। ठीक है, क्या है? ठीक है, तो पहला क्या है? संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें, उनके उच्च आदर्श जो हैं उनको हम सजा के रखें, ये हमारा कर्तव्य होता है। भारत की संप्रभुता हो गया, एकता हो गया, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रहे। तो यहाँ पर वर्ड पकड़िए, देखिए जब भी आप मौलिक कर्तव्य याद किया करिए तो वर्ड पकड़ के याद किया करिए। चाहे सॉरी, संप्रभुता हो गया, एकता, अखंडता, ये वर्ड कहाँ पे है? मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। इसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर क्या करें? हम राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों को में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो याद रखेंगे अंगा क्या कहता ये वाला, कि भारत के सभी लोगों की समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म हुआ, भाषा हुआ, प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में भाषा का विवाद चल रहा है, तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म, ऐसे कुछ किसी प्रकार से घुमा के दे सकता है। तो ये याद रखिए, जहां से क्वेश्चन घुमाएगा वो वो हो सकता है, तो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब तो पेपर बन चुका होगा, लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन क्या करें? हमारी सामरिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। तो सामरिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तो हो गया। और परीक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण और उसके अंतर्गत वन हुआ, झील हुआ, नदी हुआ, वन्य जीव हुआ, हर रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र पर दया भाव रखें। अब ये डीपीएसपी में भी कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, कि जो जीव जंतु हैं, प्राकृतिक नेचर चीजों को कंजर्व करें, ठीक है, उनको सुरक्षित करें। जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है, मानववाद क्या कहता है? ज्ञानार्जन, सुधार भावना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उनको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, ये याद रखेंगे।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को उसका सतत प्रयास करे, इससे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते और प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू छू सके। यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक यथास्थित बालक प्रतिपाल और शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो माता पिता क्या 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को, बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये माता पिता का कर्तव्य है, ठीक है ये। ठीक है, और राष्ट्र निरंतर को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे सामूहिक गतिविधियों, तो ये याद रखिएगा। और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और सतत प्रयास करें, ये याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज हल्का हल्का देखा करिए। सामूहिक गतिविधियां कहाँ पे है, ये यहाँ पर कर्तव्य में। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें, जैसे आपका लाल किला, ताजमहल, ये सब सार्वजनिक संपत्ति होती है, इनको सुरक्षित रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद कहाँ से लिया, कहाँ से है, ये कर्तव्य में है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या करा है। अच्छा, ये बताना है आपको कि अगर हम पूछते हैं कि एक मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर, ये देखिए मौलिक अधिकार किसमें है, मौलिक अधिकार, तो ये याद रखिएगा फंडामेंटल राइट की बात करते हैं और डीपीएसपी की बात करते हैं। ठीक है, 2-3 अंतर देख लेते हैं जो पेपर में पूछ सकता है। पहला क्या है, ये भाग 3 में है। ठीक है, तो भाग किस में है, भाग 3 में है ये। और ये किस में है, डीपीएसपी, तो ये 4 अच्छा है, तो भाग 4 याद रखिए, भाग 4 में है। दूसरा क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल राइट अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से प्रेरित है। और ये कैसा, आयरलैंड से प्रेरित है, ये याद रखेंगे कि आयरलैंड से प्रेरित। तीसरा क्या रखते हैं, इसकी प्रवृत्ति फंडामेंटल राइट की, ये नकारात्मक है, नकारात्मक प्रवृत्ति, निगेटिव प्रवृत्ति है। ठीक है, तो नकारात्मक है। अब इसका क्या होता है, इसका सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा सकारात्मक प्रवृत्ति है। ये हो गया। ये वाद योग्य है, ये याद रख लेंगे, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाद योग्य। ठीक है, फंडामेंटल राइट वाद योग, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। ठीक है, इनके उल्लंघन पर क्या है, न्यायालय द्वारा, जैसे फंडामेंटल राइट आपका वायलेशन हुआ है, आप न्यायालय जाइए, आपका सुनवाई होगी फिर। और ये क्या है, ये है गैर वाद्य योग्य, ये याद रखे, गैर, अगर आपका डीपीएसपी वायलेशन होता है तो कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी। ठीक है, तो ये वाद्य योग्य, डीपीएसपी में कोई सुनवाई नहीं है, फंडामेंटल राइट में सुनवाई है, ये याद रखेंगे। गैर वाद्य योग अगर पूछे, ये वर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशन का यही वर्ड है, गैर वाद्य योग पूछता है, तो गैर वाद्य योग नीति निर्देशक तत्व होता है यहाँ पर। और वाद्य योग कौन होता है, मौलिक अधिकार होता है, ये याद रखें। कानूनी रूप से मान्य होता है ये फंडामेंटल राइट। और ये राजनीतिक और नैतिक रूप से, नैतिक मतलब मोरल होता है। इसमें नीति निर्देशक तत्व में नेता अगर कहे कि हम इतना सड़क बनवा देंगे, इतने लोगों को राशन दे देंगे, अगर राशन नहीं दे रहे हैं तो आप कहीं भी नहीं कह सकते कि हमको राशन नहीं मिल रहा, हमको सड़क नहीं मिल रहा है। ठीक है, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, इसको लागू करने के लिए आपको कानून की बस आवश्यकता होती है, इसमें कोई विधान की आवश्यकता नहीं होती है, लागू हो जाता है। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है, ये क्या करता है, हमेशा व्यक्तिगत कल्याण पर बेस होता है फंडामेंटल राइट। और ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर बेस होता है, मतलब समाज और आर्थिक से रिलेटेड गतिविधियां होती है। ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, और ये सरकार को लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर आपको समझना होगा। सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाद योग्य बता दीजिएगा, ये अवाद योग्य बता दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद शाह, नीरज सब, ये सब क्या है, ये राष्ट्रपति हैं। इनका सीक्वेंस याद रख लीजिए, कौन पहले आए कौन बाद में आए। ठीक है, ये कई पूछ लिया जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं फिर हम बताते हैं। आप सब भी जूम किया कर लीजिए, जैसे छोटा दिखे ना, तो आपके वो स्क्रीन पर जूम करने का ऑप्शन होता है, वहां से जूम कर लिया करिए। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से। अब देखिए ये 13 मई ये 2 कार्यकाल के लिए आए थे, राजेंद्र प्रसाद जी 2 कार्यकाल। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे, राजेंद्र प्रसाद के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, याद याद रखेंगे, फिर बीबी गिरी,
फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जाकिर में 3 वर्ड आ रहा है, ये याद रखिएगा। 3 वर्ड आ रहा है तो 3 पे आएंगे जाकिर हुसैन। यही 1 2 3 यही सबसे ज्यादा पूछता है। अब देखिए फखरुद्दीन अली अहमद साहब ये 5वें नंबर पे आएंगे। नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध नियुक्त हुए थे, 6वें नंबर पे आएंगे नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह 7वें पे आएंगे। आर वेंकटेश रमण ये 8वें पे आएंगे, याद रख लेंगे, आर वेंकट रमण 8वें पे। शंकर दयाल शर्मा ये 9वें पे आएंगे। के आर नारायण ये 10वें पे आएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ये 11वें पे आएंगे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल कब से था? 2000 से 2007 तक के बीच में था। 97 से 2000 के बीच में। शंकर दयाल का 92 से 97, लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ से हो सकता है कई लोग जानते हो। 97 से ये के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। अब यहाँ पर देखते हैं वेंकट रमन हो गया। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12 के बीच में यूपीए सरकार का सेकंड टर्म जो था उसमें आए थे। एपीजे अब्दुल कलाम यूपीए सेकंड के पहले में आए थे, याद रखेंगे, यूपीए सरकार के पहले टर्म में। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 के बीच में थे। रामनाथ कोविंद 17 से 22 के बीच में, पता ही होगा। द्रौपदी मुर्मू अभी तक हैं। तो ये याद रख लेंगे कौन, ये इनका सीक्वेंस थोड़ा याद रखेंगे। पहले राजेंद्र प्रसाद याद रहता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे पे आएंगे। जाकिर हुसैन 3 वर्ड आ रहा है इनके वर्ड में तो तीसरे पे लगा दीजिएगा। जाकिर हुसैन में जाकिर में 3 अक्षर आता है तो तीसरे नंबर पे आएंगे। बीबी गिरी, तो बीबी गिरी में क्या है? 4 अक्षर, 4 अक्षर क्या, बीबी गिरी 4 में। इसका भी कुछ ट्रिक बता दीजिएगा। मान लीजिए अगर हम बीबी ऐसे लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं बी और बी, तो 2 और 2, रीजनिंग लगाइए ना। बी किस पे आता है? 2 पे आता है। बी किस पे आता है? 2 आता है। 4 आता है, ऐसे लगाइए। तो आई होप आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद तो याद नहीं करना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब देखिए राधा कृष्णन, तो याद रखिए राधा और कृष्ण। जब भी हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमेशा राधा और कृष्ण लेकर नाम लेते हैं। क्या कहते हैं? राधा और कृष्ण। तो राधा कृष्ण दो, मतलब ये मतलब भगवान है, ठीक है। भगवान राधा और कृष्ण दोनों लोग का नाम लेते हैं। राधा जी का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का भी नाम लेते हैं। तो दो नाम 2 नंबर पे लगा दीजिएगा, ठीक है। राधा जी हैं और कृष्ण जी हैं, तो ये 2 नंबर पे। जाकिर में 3 नंबर नाम आ रहा, 3 वर्ड आ रहा है तो 3 लगा दीजिए। बीबी में तो बी और बी, तो अगर बी बी रीजनिंग में देखते हैं ये 2 नंबर पे आता है, ये भी 2 नंबर पे, 4 लगा दीजिएगा। कुछ ना कुछ ऐसे कर लीजिएगा। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, तो यहाँ पर क्या है? 5। तो अली अहमद, देखिए अली अहमद, अली अहमद 2 3 5, अली अहमद लगा दीजिएगा 5 हो तो फखरुद्दीन, फकरुद्दीन, ये 5 आ रहा है ना, ये 5 वर्ड आ रहा है ना। फखरुद्दीन अगर लिखेंगे आप, फकरु, देखिए मैं ये वर्ड से क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपके पेपर में फखरुद्दीन वर्ड दिया रहेगा, अक्षर तो वो दिया रहेगा फखरुद्दीन। सिर्फ आपको जरा सा भी सोचना है कि फखरुद्दीन में 5 है तो 5वें पे आ गया। ऐसा पूछ सकता है कि 5वें राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन बता दीजिएगा। 5 अक्षर है फखरुद्दीन। अब देखिए नीलम संजीव, तो 6 आ रहा है, नीलम संजीव, रेड्डी हटा दीजिए। नीलम संजीव 6 आ रहे हैं तो 6 लगा दीजिएगा बस। तो नीलम संजीव 6 आ रहे हैं, 6। ज्ञानी जैल सिंह, तो याद रखिए ज्ञानी जैल सिंह, तो ये 7वें में याद है, इसको इनको तो याद ही कर लीजिएगा। फिर ज्ञानी जैल सिंह के बाद कौन से आएंगे? आर वेंकट रमण, 8 आ रहा है यहाँ पे नाम। तो यहाँ पर 3 4 2 6 2 8, अगर 8 देखिए कितना है नाम, 8 वेंकट रमण में 8 ही अक्षर ही है। 8 वेंकट रमण लिखिएगा, तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ आर, ठीक है। आर यहाँ पर 2 अक्षर हो गया। अब वेंकट रमन लिख देता हूँ, वेंकट रमण, वेंकट रमण, इसमें कितना अक्षर है? 4। वेंकट, हाँ कितना अक्षर? 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। तो यहाँ 6 अक्षर, 4 है और 2, तो यहाँ दो, ये 6 6 2 8, और 8वें पे नंबर पे है ही है ये। तो 8वें नंबर पे 8 वेंकट रमण है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 8 वेंकट। अब ऐसे आपको याद रहेगा, ये पूछेगा कि पहले बताइए, सीक्वेंस से बताइए कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो आर वेंकट रमण 8 है, आप लिखा गया है। फिर ये हमने बताया बीबी गिरी, तो आपको पता होगा ये 2 नंबर पे लिखा गया है। मतलब ये आप ये बीबी गिरी 2 2 4 4 नंबर पे। तो ऐसे आप पता चलेंगे कि पहले वो थे तो बाद में ही आए थे, ऐसे, ठीक है। तो ये 8 आ रहा है तो यहाँ पर 8 लगा दीजिएगा। 9वां शंकर दयाल शर्मा, तो याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा ये 9वें, के आर नारायण ये 10वें। एपीजे अब्दुल कलाम से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से याद होगा आपको।
11 नंबर पे एपीजे अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद होगा। फिर प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। आई होप आपको याद हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, एक बार डेट भी याद कर रखिएगा कि कौन से कब थे। नीलम संजीव रेड्डी का डेट याद रखिएगा, 77 से 82, क्योंकि ये निर्विरोध थे तो इनका याद हो जाना चाहिए। 77 से 82 नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं। ठीक है, 77 से 42 82। बस, तो नीलम संजू 6 अक्षरारा 6ठे पे आएंगे। आर वेंकटरमण 8 आरा 8 पे। बीबी गिरी में 2 2, 4 बनता है तो 4 पे आएंगे। जाकिर हुसैन 3 में 3। चलते हैं देखते हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, मैं याद करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो आपका पीडीएफ है, ये जो अभी है आपका ये पॉलिटी, इसको मैं 30 मिनट में खत्म कर सकता था, 30 मिनट में, 30 मिनट में। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट हो गया। ठीक है, 30 मिनट में करना करना होगा तो मैं खुद ही आपसे बोलूंगा, आप खुद ही पढ़ लीजिए, फिर यहाँ क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब क्या करेंगे, ज़्यादा याद करेंगे तो भी भूल देगा, ये भी एक बार देख लीजिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले 52 से 62 तक के पहले उपराष्ट्रपति थे। कर्मानुसार प्रथम, कार्यकाल अनुसार द्वितीय। 15 से 57 से 62, ठीक है, तो यहाँ द्वितीय कार्यकाल 57 से 62 के बीच में थे, 1957 से 62 के। जाकिर हुसैन 62 से 67। बीबी गिरी आपके 67 से 69। गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74। बी डी जत्ती 74 से 19। पांचवें पे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 79 से 84। आर वेंकट रमण वहाँ 8वें पे थे, यहाँ 7वें पे हैं, 84 से 87। पहले तो उपराष्ट्रपति बनेंगे तभी तो जाके राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, पहले बन जाते हैं फिर जाकर उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। डॉक्टर शंकर दयाल ये 9वें पे थे, शंकर दयाल यहाँ 8वें पे है। के आर नारायण 92 से 97। के आर नारायण 10वें पे थे यहाँ पर, ये यहाँ पर कौन से हैं, 9वें पे हैं। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें तो आपको ऐसे याद ही हो जाना है। जैसे बीबी गिरी आपका तीज वहाँ चौथे पे थे, तो यहाँ एक कम कर दीजिएगा। जाकिर हुसैन वहाँ तीसरे पे थे, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिएगा। तो कुछ चीजें तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। पहला तो याद ही रहता है राधा कृष्णन। राधे कृष्णन याद है, ये भी याद देखिए, याद हो गया आपको, वैसे याद हो गया। पहला तो राधा कृष्णन याद ही रहेगा। जाकिर हुसैन वहाँ 3 थे, यहाँ 2 करिए। ये 4 थे वहाँ, यहाँ 3 कर दीजिए। और यहाँ पर कौन से, आर वेंकट रमन वहाँ 8 थे, यहाँ 7 कर दीजिए। यहाँ शंकर दयाल शर्मा वहाँ 9 थे, वहां पर यहाँ 8 कर दीजिए, ये घटा देना है। ठीक है, ये शंकर दयाल शर्मा वहां पर कौन से 9 थे, यहाँ 8 हो गए। के आर नारायण वहाँ 10 थे, यहाँ 9 हो गए। बस, कृष्णकांत भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2005। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। उन्हें देखते हैं हामिद अंसारी। ये हामिद अंसारी कहाँ पे जाएंगे, यहाँ देखें। हम्म, हामिद अंसारी याद रखिए 2007 से 2017 तक के जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा कार्यकाल था इनका, 2007 से 17 के बीच में। प्रथम कार्यकाल 2007 से 12, द्वितीय कार्यकाल 12 से 17। वेंकैया नायडू जो 17 से 22 के बीच में वेंकैया नायडू थे। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 से अब तक हैं। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल हम देखेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल कौन कौन सा है, ऊपर करते हैं ताकि एक बार में हो जाए। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर कार्यकाल, हम देखते हैं कौन कौन से कार्यकाल हैं। कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 के बीच में। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद गुलजारी लाल नंदा आए थे। इसके बाद 64 से 64 ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो पूछा जाएगा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66 2 साल थे, फिर ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। गुलजारी लाल नंदा फिर आके दूसरी बार आए कार्यवाहक मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री, 66 से, मतलब जून 11 जनवरी से 24 जनवरी तक। ठीक है, 1966। इंदिरा गांधी 24 जनवरी से 77 तक, 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। ठीक है, मोरारजी देसाई
77 से 79 तक। फिर चरण सिंह 79 से 80 तक चौधरी चरण सिंह याद रख लेंगे। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह आएंगे, फिर इंदिरा गांधी आएंगी 80 से 84 के बीच, 4 साल के लिए फिर आएंगे। फिर राजीव गांधी 84 से 89 के बीच में राजीव गांधी आएंगे। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 के बीच में 1 साल के लिए। चंद्रशेखर 90 से 91 के बीच में। पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 के बीच में पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 96, 16 मई से 1 जून के बीच में आए थे। एच डी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 के। इंद्र कुमार गुजराल आए थे 97 से 98 के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 में दूसरी बार आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये मनमोहन सिंह 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह। ठीक है, तो 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी की बात करें 2014 से अब तक। ठीक है, तो 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह। अब यहाँ तो याद ही होगा शायद। अब चलते हैं इन्हें देखते हैं। अब देखिए राज्यसभा सदस्य संख्या आंध्र प्रदेश में कितने हैं? तो आंध्र प्रदेश में 11 सदस्य हैं, असम में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं। देखिए हमने करंट जो पढ़ाया था उसमें सब बता दिया था ना। मतलब कई बार हमने इसको रिवीजन करवाया है, ज़्यादा यहाँ रिवीजन नहीं करवाएंगे। गुजरात में 11 है, क्योंकि जब करंट पढ़ाता था वहाँ कोई स्टेट आता था उसको बता देता था हमेशा। हिमाचल प्रदेश में 3 है, याद रखिए। झारखंड में 6 हैं, केरला में 9 है। तो केरला में यहाँ पर कितना है? यहाँ 9 याद रखेंगे। महाराष्ट्र में यहाँ पर कितने हैं? तो महाराष्ट्र में 19 हैं। राज्यसभा सदस्य संख्या बता रहे हैं। मेघालय में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 10 है, पंजाब में 7 है, सिक्किम में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, उत्तराखंड में 3 है, तेलंगाना में 7 है। गोवा में 1 आपका पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी 1 पड़ जाता है, बिहार में आपका 16 पड़ जाता है, हरियाणा में आपका 5 पड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर सदस्य 4 हैं, और ये कर्नाटक में 12 है, मध्य प्रदेश में 11, मणिपुर में 1 है, मिजोरम में 1 है। ठीक है, आपने क्या नोटिस किया है? अगर हम इधर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में, चाहे हम किसकी बात करते हैं याद रख लेंगे, चाहे हम त्रिपुरा की बात करेंगे, चाहे हम किसकी अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, चाहे हम बात करेंगे यहाँ पर मणिपुर की बात करेंगे, मिजोरम की बात करेंगे, या आपका कौन सा याद बात करेंगे यहाँ पर, और कौन सा है, नागालैंड की बात करेंगे, मेघालय की बात करेंगे, और कौन सा है, और ये असम का छोड़ दिया जाए, असम को सिर्फ छोड़ना है बस उधर। हाँ ठीक है, सब में कितना है? 1-1 है। हम हर में क्या है? हर में ये याद रख लेंगे, सदस्य संख्या, राज्यसभा सदस्य संख्या 1-1 है। त्रिपुरा में भी 1 है, अरुणाचल प्रदेश में भी 1 है, यहाँ भी है। यहाँ याद करने की लाइन क्या है? याद करना यही है, असम को छोड़ के सब जगह 1-1 है। असम में कितना है? असम में 7 याद रख लेंगे। कितना है? 7 याद रख लेंगे। यहाँ दिल्ली याद रखिएगा 3 है, पुडुचेरी में आपका 1 है, राजस्थान में 10 आपका, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 16 है। तो पश्चिम बंगाल 16, तमिलनाडु याद रखिएगा 18। ये तमिलनाडु वाला पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान 10। ठीक है, राजस्थान में 10 पड़ता है, और जिसे राजस्थान ऐसे आपका मैप बनाते हैं ना इंडिया का, ऐसे यहाँ 10 लगाइएगा, और यहाँ नीचे 11 लगा दीजिएगा। ठीक है, 10-11, ठीक है, 10 और नीचे 11 हो जाता है। नहीं, देखते हैं लोकसभा से सदस्य संख्या। आंध्र प्रदेश में आपका 25 पड़ता है, असम में 14 पड़ता है, छत्तीसगढ़ में 11 पड़ता है, गोवा में 2 पड़ता है, हरियाणा में आपका 10 पड़ता है, जम्मू कश्मीर में 5 पड़ता है, कर्नाटक में 28 पड़ता है, महाराष्ट्र में 48 है, मध्य प्रदेश में 29 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में 1 है, पंजाब में 13 है। तो अभी भी यहाँ लेकिन आपका मणिपुर वाला छोड़ देंगे, मणिपुर और मेघालय, ये मणिपुर मेघालय ये दोनों आपका, मणिपुर मेघालय और असम तो हटा ही पहले से ही है। ठीक है, असम में 14 हो गया, वहाँ 7 था, यहाँ 14 हो गया, दुगना हो गया है। यहाँ क्या है, तमिलनाडु में 39 हो गया है, उत्तर प्रदेश में 80 हो गया है 31 से, पश्चिम बंगाल में 42 हो गया है, दिल्ली 7 है, चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, याद रखेंगे। लद्दाख में आपका 1 पड़ जाता है। तो चंडीगढ़ हुआ, लद्दाख हुआ, चंडीगढ़ हुआ, लक्षद्वीप हुआ, लद्दाख हुआ, दिल्ली हुआ, तो दिल्ली में 7 है ना, ये तीनों 1 है। पुडुचेरी में आपका 1 पड़ जाता है, दमन दीव में 2 पड़ जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है? दादर नगर हवेली दमन दीव में 2 है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक, उत्तराखंड में आपका 5 पड़ेगा, त्रिपुरा में आपका 2 पड़ेगा। देखिए त्रिपुरा में भी बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दो दो बढ़ा है, क्या है, चाहे मेघालय पहले क्या था, मेघालय में भी क्या था, एक था, मिजोरम में भी वहाँ एक था, तो यहाँ पर दो दो, एक एक बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी 2 हो गया है, अब यहाँ त्रिपुरा में भी 2 हो गया है, और कौन सा बचा है इधर, नागालैंड में सिर्फ एक है बस। ठीक है, नागालैंड वाले एक है, और सब में एक एक बढ़ गया है, असम को छोड़ के। ठीक है, सब में बढ़ गया है। किसी की बात करें, मिजोरम, हाँ मिजोरम में भी एक, मिजोरम नागालैंड, तो ये 2 वर्ड याद रख लेंगे। कौन सा है, यहाँ पर मिजोरम याद रखेंगे, मिजोरम और नागालैंड, तो मिजोरम नागालैंड में आपका पड़ जाएगा, मिजोरम और नागालैंड में एक एक लोकसभा सीटें पड़ेगी। ठीक है, मिजोरम और नागालैंड में एक एक और दो दो सब जगह लगाइएगा, असम को छोड़ के, असम में तो 14 हो जाता है। ठीक है, चलते हैं, नहीं देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर थे, 56 तक थे, 52 से पहले जीवी मालवंकर थे, इनका याद रखेंगे नाम। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हम्म, अब यहाँ क्या करें, दूसरे क्या थे, जीवी मालवंकर 52 से 56, अनंत आयंगर 1956 से 62 तक के, हुकुम सिंह क्या थे, 62 से 67 तक के थे, संजीव रेड्डी क्या थे, 67 से 1967 से 69 के बीच में थे, जी एस ढिल्लन, ये देखिए दो इनका कार्यकाल, 77 से 77, 13 जुलाई तक थे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, अब यहाँ वो भी पूछ सकता है कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे थे, तो नाम ही अगर लिख लेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, वो कई तरीके से घुमा सकते हैं। पूछेंगे कौन नहीं थे, तो आपको 3 नाम दे देगा, एक नहीं देगा, तो बताना होगा। ढिल्लन भी थे, बलीराम भगत भी थे। ठीक है, 76 से 77, के एस हेगड़े 77 से 90, बलराम जाखड़ 80 से 89, रवि राय 89 से 91, शिवराज बी पाटिल 91 से 96, पी ए संगमा 96 से 98, जी एस बाल योगी 98 से 99 याद रखेंगे, जी एम बाल योगी, तो जी एम बाल योगी याद रखिएगा 98 से 99। ठीक है, मनोहर जोशी ये भी थे 2002 से 4 तक के, ये इनका 2 कार्यकाल था, 99 से 2, ये भी याद रखेंगे। सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमारी 9 से 14, सोमनाथ चटर्जी 4 से 9, सुमित्रा महाजन 14 से 19 याद रख लेंगे। अब इस समय कौन है, ओम बिरला। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे इनके बारे में। ओम बिरला 19 जून से अभी तक, ठीक है, 19 जून 2019 से अभी तक है, तो इनके सबके बारे में एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा मत दिमाग लगाइएगा, लेकिन देख लीजिएगा कौन कौन है। ठीक है, ये सिर्फ इतना याद रख लेंगे कौन कौन है। ठीक है, या सबका सीक्वेंस देख लीजिएगा कि कौन आया तो कौन नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्ट कैसे याद करेंगे, किसी के बस की नहीं है इतना ज़्यादा फैक्ट याद करना। ठीक है, फैक्ट याद करना सबसे टफेस्ट माना जाता है। ठीक है, जो कोई फैक्ट याद कर लेता है, जान लीजिए बहुत ज़्यादा याद कर लिया है। यहाँ पर क्या होता है, पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति की हम बात करते हैं, तो 1957 याद रख लेंगे, 1957, ये तो सबको याद है। अशोक मेहता 1977, तो अशोक 77। जीबी के राव समिति 1985 याद रखेंगे, जीबी के राव समिति कब याद रखेंगे, 1985 याद रखेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो 1985 जीबी की राव समिति, या सिंघवी समिति कब, 86 में। देखिए सिंघवी, सिंघवी 6 आ रहा है ना, सिंघवी 6 आ रहा है, तो 6 याद रखेगा। 1986 याद रखे, सिंघवी में 6 आ रहा है, तो 86 याद रखेगा। जीवी के राव समिति 85। ठीक है, अशोक मेहता समिति 77, पी के थुंगन समिति 1988 में, पी के थुंगन समिति याद रखेंगे। तो पी के थुंगन समिति क्या याद रखेंगे, 1988 में पी के थुंगन समिति याद रखेंगे, पी के थुंगन। अब देखिए, वित्त आयोग और नियुक्ति अध्यक्ष और कार्यकाल, ये पूछा जाता है, ये याद कर लेंगे। ये तो मैं भी कहूंगा कि इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिए कौन कब थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो याद हो गया ना, अशोक मेहता कब थे, 77, जी बी के राव 85, जी
5G, अब हमेशा याद रखना 5G, तो जी 5G, जीबी के 85, हमेशा यही याद कर लेंगे 85, तब भी आपको हो जाएगा। सिंह भी 86, पी के थुंगन 88। अब देखिए दूसरा, पहला 1951 में केसी नियोगी याद रखेंगे, 1952 से 57 में। दूसरा 1956 के संथानम, ठीक है, दूसरा वित्त आयोग के संथानम थे, पहला केसी नियोगी 52 से 57 के बीच में, फिर 57 से 62 में संथावन संथामन थे। तो फिर नियुक्ति वर्ष याद कर लीजिए, ये मत याद करिए। 1960 में कौन थे? ए के चंदा, तो याद रखिएगा 1960 में ए के चंदा थे। अब 1964 में पीबी राजमन्नार, तो पीबी चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चौथे आते पीबी मन्नार, तो चौथे पीबी राजमन्नार। पांचवें कौन थे? महावीर त्यागी, पांचवें थे 1968 में इनकी, तो पांचवें महावीर स्वामी। छठे में याद रखिएगा के ब्रह्मानंद रेड्डी, तो छठे में के ब्रह्मानंद रेड्डी का नाम याद रखिएगा। सातवें में क्या याद रखिएगा? जे एम सेलट, तो जे एम सेलट सातवें में याद रखेंगे। आठवें में याद रखेंगे वाई वी चौहान, तो आठवें में क्या याद रखेंगे? वाई वी चौहान आठवें में याद रखेंगे। नौवें में क्या याद रखेंगे? एन के पी साल्वे याद रखेंगे नौवें में। 10वें में क्या याद रखेंगे? के सी पंत का नाम याद रखेंगे। 11वें में याद रखेंगे एम खुसरो याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ए खुसरो के याद रखेंगे। 11वें आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो 10वें 11वें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 8वां ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 12वां क्या याद रखें? सी रंगराजन 2000 में, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। 12वें सी रंगराजन 2005 से 10 के बीच में, तो 2005 से 10 के बीच में कौन से? तो यहाँ पर सी रंगराजन थे, तो सी रंगराजन ये। 13वें में याद रखेंगे, 13वें में क्या याद रखेंगे? 2007 में बी एल केलकर, 2010 से 15 के बीच में ये थे। 14वें में बी वाई रेड्डी थे, 2015 से 2020 में। 13वें 14वें में याद रखेंगे बी वाई रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये बी वाई रेड्डी था, ऐसे पूछेगा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी वाई रेड्डी। 12वें कौन थे? रंगराजन बताएंगे। 13वें कौन थे? विजय एन केलकर बताएंगे। 15वें कौन थे? एन के सिंह बताएंगे 2021 से 26। 16वां कौन बताएंगे? अरविंद पनगड़िया बताएंगे 26 से 31। ये जो अभी 2023 में नियुक्त हुए हैं, ये अरविंद पनगड़िया 2026 से 31 का इनका वो चलेगा, तो याद रखिएगा 16वां वित्त आयोग, ठीक है। तो 16वां वित्त। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद और वितरण देखते हैं। 370 क्या कहलाता है? जम्मू और कश्मीर के संबंध में उपबंध अब निरसन। 371 कहलाता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 कहलाता है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 कहलाता है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 कहलाता है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध कहलाता है। 371 घा कहता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है, ठीक है। 371 घा। 371 अंगा कहता है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है। 371 चार सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 चार। 371 छा क्या? मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। जा क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश। झा क्या कहता है? गोवा राज्य के संबंध में। इया क्या कहता है? कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 6 अगस्त 2019 से परिवर्तन नहीं है, तो ये याद रखेंगे कौन कौन से आपके। ये जो स्टार लगा है ये 2019 में ये जम्मू कश्मीर के राज्य में विशेष उपबंध अब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो 370 क्या है? अब निरस्त कर दिया गया है, ये याद रखेंगे। और ये सब याद कर लीजिएगा, एक बार दोबारा याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। तो कई बार आपके पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से, ठीक है। 371 में कौन कौन से ये आपके हैं यहाँ पर, ठीक है। 71 महाराष्ट्र गुजरात का, नागालैंड और संबंध में। खा असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। मणिपुर राज्य, आंध्र प्रदेश तेलंगाना घा हो गया। 71 में आपका आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। चा हो गया सिक्किम राज्य। छा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। जा अरुणाचल प्रदेश। झा गोवा राज्य के संबंध में, कर्नाटक राज्य के संबंध में। बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब इतना ही क्वेश्चन था आपका, मतलब
जो आपके पेपर में मतलब बुक में पॉलिटिक्स सेक्शन इतना ही दिया गया था, इससे ज़्यादा पॉलिटिक्स सेक्शन नहीं दिया गया है। हमने हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया, पॉलिटी कंप्लीट करवा दिया। नीचे लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिए दोनों, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। चाहे 2 की स्पीड में ही देख लीजिए, 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।